तो सीधा मैं स्टार्ट करता हूं वो चीज जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है और जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, वो है पैराजंबल। तो पैराजंबल में कुछ टेक्निक्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना समझना। और आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा, तो वो भी आपको करके आना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय रोशन सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहां से आपको आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आ जाइए। पैराजंबल्स लिटरली, पैराजंबल का पहले मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पैराजंबल्स लिटरली मीन जंबल्ड पैराग्राफ। जंबल्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, ऊपर नीचे, सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है। मतलब आप ये समझ के चलो मेरे दोस्त, ठीक है, कि एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर सीक्वेंस में इस तरीके से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो पूरी की पूरी कहानी आपको बयां कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूं ना, इनको अलग अलग पोर्शन के अंदर तोड़ दूं। मान के चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है तो सीक्वेंस में ही ना। मैं अगर पार्ट्स में डिवाइड कर भी दूं तो भी कोई खास दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि अभी भी सीक्वेंस में। लेकिन अगर मैं इन लाइंस को ऊपर नीचे कर दूं, जैसे इसको मैं यहां कर दूं, इस वाले को मैं यहां कर दूं, इस वाले को मैं यहां कर दूं, अगर मैं इस तरीके से कर दूं, अब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अब आपको एक सही सीक्वेंस नहीं मिल पाया। बोलो हाँ कि ना। तो पैराजंबल्स का ये मतलब होता है कि एक पैराग्राफ को जंबल्ड करके आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि उसको सही सीक्वेंस में अरेंज कीजिए ताकि उसकी प्रॉपर एक मीनिंग जो है वो आपको मिल सके। मेरी बात को समझ गए दोस्त? बोलो हाँ कि ना, ठीक है। जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जीता जागता। I was brought up by my sister who was much older than me. I never knew my father or mother. They died when I was very young. She married the village blacksmith Joe Gregory, and I must say that he was much kinder to me than she was. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, लेकिन उसको ना ब्रेक करके इस तरीके से सीक्वेंस में लगा दिया गया है कि अभी आपको एक प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रही। अच्छा, ऐसा हो भी सकता है कि ऑलरेडी सही सीक्वेंस में लगा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी सही सीक्वेंस में लगा और आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर फिर यही हो जाएगा ABCD। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ऐसा हो भी सकता है कि एग्जामिनर ऑलरेडी आपको एक सही सीक्वेंस वाला पैराग्राफ उठा के दे दे और आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को समझ गए? और इस तरीके से आपको ऑप्शंस देगा। ये जो ऑप्शन 1 दिया है BADC, इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि पहले B आएगा, उसके बाद A वाला जो पार्ट है वो आएगा, उसके बाद D वाला पार्ट आएगा, इस तरीके से पहले B फिर A फिर D फिर C। ये इसका मतलब है कहने का। यानी कि अगर आप इस सीक्वेंस में अगर आप इसको अरेंज करोगे ना, पहले B वाले को लिखो फिर इसको लिखो, इसको लिखो, ऐसे करके, तो आपको एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगी। ये इसके कहने का मतलब है। बस आपको यही चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना फिट करने पर हमें सही सीक्वेंस मिल जाएगा। ये पैराजंबल है। अब मेरे दोस्त, पैराजंबल जो है ना कई टाइप के होते हैं, पहले आप उन टाइप्स को समझ लो। पैराजंबल जो है कई टाइप के होते हैं, तो पहले आप उन टाइप्स को समझ लो, क्योंकि जब आप टाइप्स को समझ जाओगे ना तो ट्रस्ट में आधा काम आपका यहीं पे हो जाएगा। पहले आप टाइप्स को समझो, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मेरी बात को ध्यान से देखो। पैराजंबल में ना सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो किसका होता है? ऑप्शन का होता है। मैं आपको सीधा ट्रिक्स बता रहा हूं जिनसे आप मेंस में इजीली आप सॉल्व करोगे। पैराजंबल में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना, वो कौन करता है? वो आपका ऑप्शन करता है। तो सबसे पहली चीज आपको ऑप्शन को ही देखना होता है। जैसे मैं इसको उठाता हूं, यहां पर 4 ऑप्शन है मेरे सामने, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में जो पहला वाला है उसको आप देखो एक बार, B A B A। एक आपका ये हो गया तरीका, यानी कि यहां पर या तो मुझे पता है या तो सेंटेंस मेरा A से शुरू होगा, ठीक है, या तो मेरा सेंटेंस B से शुरू होगा। C और D से शुरू होने के चांसेस ही नहीं है। एक टाइप तो ये हो गया जिसमें आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना होता है। अब आपको ये देख लेना होता है कि कम से कम इतना तो काम आसान हुआ कि आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई एक है जो पहले नंबर पे आएगा। इतना काम आसान हो गया, ठीक है। कई बार ऑप्शंस आपको ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शन A आपको दिया जाएगा ABCD, ऑप्शन B आपको दिया जाएगा BCAD, ऑप्शन C आपको दिया जाएगा CABD और ऑप्शन D आपको दिया जाएगा DACB। यानी कि इनका जो पहला है सब देखो अलग अलग है। इधर पहले में A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इसमें क्या करना होता है आपको? इसमें अगर आपको ये मिल गया कि स्टार्ट किससे हो रहा है, जैसे भाई कोई ना कोई तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा ना। जब आप कोई पैराग्राफ शुरू करते हो, कोई सेंटेंस शुरू करते हो, तो कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिससे आप शुरुआत करते हो। तो अगर आपको शुरुआत वाला मिल गया तो आपका आंसर आ गया। अगर आपको पता चल गया यार D वाला जो है ना ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, बाकी सब के अंदर इसके अंदर उसके परिणाम है, इसके अंदर उसका कारण है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये इंट्रोडक्शन है। तो आपको पता चल गया D वाला पहले नंबर पे आएगा और एक ही ऑप्शन है D वाला, तो आपका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। आप अलग अलग टाइप्स को समझो, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। एक तो ये हो गया जिसके अंदर 2 ऑप्शन एक जैसे होंगे, जैसे देखो एक A वाला, एक A वाला, एक B वाला, एक B वाला। एक होगा जिसके अंदर 4 अलग होंगे, तो इसमें आपको केवल पहला वाला ढूंढ लेना है।
तो आपका आंसर आ जाएगा। केवल पहला वाला ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, समझ लो ध्यान से। अगर आपने केवल पहला वाला ढूंढ लिया कि शुरुआत किससे हो रही है, तो आपका आंसर हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त कि आपको ऑप्शन ए आपको दे देगा ABCD, ऑप्शन बी आपको दे देगा ACBD, या यही वाला दे देगा, चलो मान के चलो। या चलो इसी में एक और चीज समझाता हूं, जैसे या चलो यहां पर लिखता हूं मैं, ABCD यहां पर दे देगा, BCAD यहां पर दे देगा, CBDA और यहां पर दे देगा आपको 3 और ये 4, यहां पर दे देगा आपको DCBA। इस तरीके से दे दिया आपको ऑप्शन, ठीक है। ये वही वाली चीज है, जो ये है ना वही वाली चीज है कि चारों जो है ना अलग अलग है। अब यहां पर क्या होगा ना, आपको पढ़ के मान लो ये भी नहीं पता चल पा रहा कि यार स्टार्टिंग में कौन सा आएगा। जैसे इसमें तो मैंने क्या बताया, पढ़ के आपको पता लग गया कि स्टार्टिंग में कौन सा आ रहा है। अब मान के चलो आपके साथ में ऐसा सीन हो गया कि यार आपको पता नहीं चल रहा है इसमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा, आप नहीं पता लगा पा रहे, यानी कि सीधा सीधा इंट्रोडक्शन है दे ही नहीं रखा, आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आपको दे रखा है। और आपको ये नहीं पता चल पा रहा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी कि किससे शुरू करूं भाई, पता नहीं चल पा रहा किससे शुरू करूं। अब ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में जो ट्रिक्स होती है वो काम आती है। जैसे ऐसे में मान के चलो आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि यार स्टार्टिंग में क्या है, लेकिन ना आपको ये पता चल गया, जैसे मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि मोहन केम टू मी, ये एक ऑप्शन है, ठीक है, एंड लिखा है एंड टोल्ड मी एवरीथिंग, एंड टोल्ड मी एवरीथिंग। आपको स्टार्टिंग वाला नहीं पता चल पाया, लेकिन ना आपने ऐसे कुछ दो ऑप्शंस पढ़ लिए, आपने ऐसे दो ऑप्शंस पढ़ लिए जिसको देखकर आपको ये पता चल गया कि यार ये जो है ना, ये कुछ भी हो जाए इसके बाद ही आएगा, इसके पहले तो, यानी कि मान लो ये बी है ये सी है, या मान के चलो ये आपका सी है और ये आपका डी है, ये आपका सी है ये आपका डी है, ठीक है, या इसको डी कर दो इसको सी कर दो, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको डी कर दो इसको सी कर दो, बात एक ही है। तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे स्टार्टिंग वाला नहीं पता चल रहा, कुछ भी है कैसे भी है, लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना वो इसके पहले आनी चाहिए, यानी कि डी जो है ना, डी वो सी के पहले आना चाहिए, सी के पहले, यानी कि पहले डी आना चाहिए फिर सी आना चाहिए। तो क्या आप इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ पा रहे हो, मैंने उल्टा लिख दिया ना, सी डी करना है ना इसको, मैं पहले सही लिख रहा था, ठीक है, यानी कि आपको ये देखना है कि पहले, अब उल्टा हो जाएगा, पहले सी आएगा फिर डी आएगा, ऐसा मिलेगा आपको ऑप्शन, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं यहां पर। अब आपको इनमें से वो ढूंढ लेना है कि क्या मुझे कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें सी और डी एक साथ हो और सी पहले हो। तो क्या इसमें सी और डी एक साथ है, नहीं है। क्या इसमें सी और डी एक साथ है, नहीं है। क्या इसमें सी और डी एक साथ है, आप कहोगे सर है, सी और डी एक साथ है, लेकिन इसमें डी पहले है, जबकि मुझे क्या चाहिए, सी पहले चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है पैराजंबल में सारा खेल ऑप्शंस का ही है, पूरा जो सॉल्यूशन इसमें निकलेगा वो देखना मैं ऑप्शन से ही निकालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको भाई, यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है मेरे दोस्त कि सारा जो खेल है ना, सारा जो खेल है वो किसका है, ऑप्शंस का है। यानी कि पैराजंबल में अगर आपको ऑप्शन से खेलना आता है तो पैराजंबल आपके लिए चुटकियों का खेल है। अब आप मेंस देने वाले हो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखते जाओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये ट्रिक्स हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जिनकी मदद से मैंने भी एग्जाम कर रखी है और हमारे बालकों ने भी एग्जाम कर रखी है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स, फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहला जो काम है वो क्या है, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। मैंने इसलिए लिखा है सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले किसको देखना होता है, ऑप्शंस को देखना होता है। किसको देखना होता है, ऑप्शंस को देखना होता है, ठीक है। अगला, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट लाइन। कोशिश ये करो कि फर्स्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए या सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, बाय फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। भाई 4 दे रखे हैं तो चारों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पहले नंबर पे आएगा। इसकी पहचान ज्यादा इजी होती है करना, क्योंकि कोई सब्जेक्ट दिया होगा वहां पर, किसी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन दिया होगा वहां पर। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे 3 ऑप्शंस के अंदर मान के चलो बताया जा रहा है औजारों के इस्तेमाल के बारे में कि इस औजार का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और एक ऑप्शन ऐसा जहां पर बताया गया कि इस औजार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वही शुरुआत होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो पहला सेंटेंस है वो आपको ढूंढ लेना होता है सब्जेक्ट को ढूंढ कर, कि भाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है प्रॉपर। यूजुअली स्टार्ट होता है एक नाउन या प्रोनाउन से, और ट्राई टू फाइंड द लास्ट। अगर पहला नहीं ढूंढ पा रहे तो लास्ट वाला ढूंढ लो। लास्ट वाला जो होता है सेंटेंस वो यूजुअली कौन सा होता है, कंक्लूजन वाला, जिसके अंदर निष्कर्ष दिया जाता है या जिसके अंदर रिजल्ट की बात की जाती है। इसका हिंट क्या होता है, जैसे मान लो किसी सेंटेंस के अंदर लिखा है फाइनली, इवेंचुअली, या दैट इज वाई, या दस, या सो, ये हिंट्स हैं। अगर ये लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये या तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं या कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो ये बाद में ही आएंगे। कहां पर आएंगे, ये बाद में आएंगे, ठीक है।
इज दैट क्लियर? ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा तरीका है ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अभी मैंने जो ये तरीका आपको बताया था ना यहाँ पर, कि आपको क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। आपको दो अगर ऐसे सेंटेंस मिल गए जिसका आपने पेयर बना लिया, आपको ये पता चल गया कि यार ये वाला तो इसके बाद ही आएगा, ये वाला तो इसके पहले ही आएगा, तो बस आपका काम आसान हो जाता है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ट्राई करो पेयर बनाने का। सबसे पहले ये काम करना है, अगर यहां से आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये करना है, ऐसे पढ़ना है आपको कि पहला या लास्ट वाला ढूंढो। ये भी अगर इससे भी कामयाब नहीं हो पा रहे तो फिर ये तरीका अपनाओ, सेंटेंसेस के पेयर बनाओ। क्या बनाओ? सेंटेंसेस के पेयर बनाओ। नाउन ऑलवेज कम्स बिफोर प्रोनाउन। कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। नाउन जो है वो प्रोनाउन के पहले ही आता है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं ही और राम ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो पहले राम लिखोगे उसके बाद ही ना ही लिखोगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है ना नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हो। एक ऑप्शन के अंदर राम दे रखा है, एक के अंदर ही दे रखा है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि जिसमें ये दे रखा है वो पहले आएगा, जिसमें ये दे रखा है ये बाद में आएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, नाउन जो है प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से या सपोर्टिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दैट नाउन। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो उसको सपोर्ट करता है। जैसे मैंने लिखा राम केम और एक में लिखा टू हिज विलेज, तो मेरे को पता है ना ये जो हिज लिखा है ये क्या है, ये हिज क्या है? एडजेक्टिव है, ये नाउन के बाद आएगा, यानी कि पहले ही आएगा उसके बाद ही आएगा। बोलो हाँ कि ना? आगे देखिए, कंजंक्शंस हेल्प अ लॉट इन मेकिंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ये जो पेयर आप बनाते हो ना, इसमें आपकी हेल्प करेगा ये कंजंक्शन। देखो पेयर कैसे बनता है वो बता रहा हूं। नाउन प्रोनाउन का पेयर देख सकते हो, नाउन एडजेक्टिव का पेयर देख सकते हो, या फिर कंजंक्शन की मदद से आप पेयर बना सकते हो। कंजंक्शन बहुत हेल्प करते हैं पेयर बनाने में। ठीक है, जैसे कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं देखो, जो आपको पेयर बनाने में हेल्प करेंगे। एक होता है कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो ऑपोजिट चीजों को दिखाते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा ऑपोजिट चीजों को दिखाएंगे, जैसे बट, वाइल, वेयर एज, ऑल्दो या दो, इवन दो या इफ, ऑन द अदर हैंड या ऑन द कॉन्ट्ररी या नथिंग विथस्टैंडिंग या नेवरदलेस या हाउएवर। ध्यान रखना, अगर याद रख लोगे इनको तो मच बेटर है। ये जो एडवर्ब्स होते हैं, सॉरी ये जो कंजंक्शंस होते हैं, हमेशा दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को या दो ऑपोजिट चीजों को ऐड करते हैं। अगर यहां पर लिखा है बट, क्या लिखा है बट, तो इस तरफ अगर एक अच्छी चीज की बात होगी तो यहां बुरी चीज की बात होगी। ऐसे इनमें से कोई सा भी कंजंक्शन अगर आप उठा लोगे तो हमेशा वो दो ऐसे सेंटेंसेस को ऐड करेगा जो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ट्रास्ट में होंगे, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। तो अगर मान के चलो एक ऑप्शन में कोई अच्छी बात लिखी है और दूसरे ऑप्शन में एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के साथ में एक बुरी बात है, तो आप समझ गए कि यार कंजंक्शन के बाद अगर बुरी बात है तो इस कंजंक्शन के पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छी बात हो, और वो इस ऑप्शन में, तो आप पेयर बना लोगे। बोलो हाँ कि ना? पेयर बना लोगे, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, यहां क्या लिखा है देखो, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, अगर इनमें से किसी कंजंक्शन के पहले प्लस है तो कंजंक्शन के बाद में माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब है कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। और अगर कंजंक्शन से पहले माइनस है तो बाद में प्लस हो जाएगा। पेयर बनाने में हेल्प करता है ये। और कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एडिशन को दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को नहीं दिखाते हैं, यानी कि दो इक्वल या सिमिलर चीजों को ऐड करते हैं, एक जैसी चीजों को ऐड करते हैं। जैसे कौन कौन सा? एंड, इन एडिशन टू, मोर ओवर, ऑल्सो, अलोंग विद, एज वेल एज टू। ठीक है, एडिशनली, फर्दर, फर्दर मोर या फिर बिसाइड्स, ये सेम चीजों को, सिमिलर चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर, ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का पेयर आता है। तो अगर एक ऑप्शन में नॉट ओनली है और एक दूसरा ऑप्शन दिख गया जिसमें बट ऑल्सो, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो ना कि यार पहले ही आएगा फिर ही आएगा। ठीक है, नीदर नॉर का पेयर होता है, ईदर और का पेयर होता है, बोथ हैंड का पेयर होता है, दो और यट का पेयर होता है, ऐसी वेदर और का पेयर होता है। तो पेयर भी क्या कर सकते हैं, ये सारे जो कंजंक्शन हैं ये आपको सेंटेंसेस के पेयर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, एक होता है कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट या रीजन या पर्पस। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो या तो रिजल्ट को बताएंगे या रीजन को या पर्पस को। जैसे बिकॉज अगर लिखा है तो बिकॉज क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में बिकॉज लिखा है तो मतलब उसमें कारण बता रहा हूं, तो किसी ना किसी का तो कारण होगा वो, तो जिसका वो कारण है उसको आप इससे जोड़कर पेयर बना सकते हो। 10 मतलब क्या है, इसीलिए, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर इसीलिए लिखा है और उसके बाद जो भी काम लिखा है उससे रिलेटेड कोई दूसरा काम भी तो होगा, तो उसको आप पेयर बना सकते हो। देयरफॉर का मतलब भी इसीलिए, सो दैट का मतलब ताकि, सिंस का मतलब जब से, इन ऑर्डर दैट। तो ये सारे कंजंक्शंस हैं जो क्या करते हैं, पेयर बनाने में आपकी मदद करते हैं। देखो कुछ भी हवा में नहीं है, ये सब ना ट्रिक्स हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक ही बार समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर कभी जिंदगी में आपको पैराजंबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, इसकी पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं, ट्रस्ट मी।
ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आप टेंशन मत लो। ये पेयर बनाने के तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैंने क्या बताया सॉल्व करने का, कि भाई पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखो। दूसरा तरीका क्या है, स्टार्टिंग या एंडिंग ढूंढ लो। तीसरा क्या बताया मैंने, पेयर बना लो। और पेयर कैसे कैसे बना सकते हो, इनकी मदद से या इसकी मदद से, ठीक है, कंजंक्शंस की मदद से। ये कुछ कंजंक्शंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अगला जो तरीका है सॉल्व करने का वो क्या है, वो ये है। ये भी वो ये पेयर बनाने में जो मदद करेगा आपकी। आर्टिकल ए एन जो है हमेशा नाउन आर्टिकल द के पहले आता है। आर्टिकल ए और एन जो है हमेशा द के पहले आता है। जैसे एक सेंटेंस के अंदर लिखा अ मैन और एक के अंदर लिखा द मैन। मैं आपसे ऐसी रैंडमली पूछ लूं कि पहले ये आना चाहिए, आना चाहिए, तो आपको कहे सर पहले ये आना चाहिए। आर्टिकल अ जो है ना द के पहले आता है। कहने का मतलब है जब आप किसी नाउन को एक बार डिस्कस करते हो तो वहां पर आप आर्टिकल ए एन या द कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन अगर सेम नाउन को आप दोबारा तिबारा चौथी जितनी बार भी लिखोगे हमेशा द आएगा। हमेशा क्या आएगा, द आएगा। तो अगर एक ही नाउन सेंटेंस में दो बार है, उस नाउन के साथ एक बार आर्टिकल ए या एन है और दूसरी बार द है, तो पहले ए और एन ही आएगा। इस चीज को आपको याद रखना, पेयर बनाने में मदद करेगा। फुल फॉर्म ऑफ अ वर्ड कम्स बिफोर द शॉर्ट फॉर्म। किसी भी वर्ड का जो फुल फॉर्म है ना वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म के पहले। जैसे एक ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, मान के चलो पूरा लिखा हुआ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा लिखा हुआ है, और एक के अंदर लिखा हुआ है एमएलए, तो पहले क्या आना चाहिए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो फुल फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म के पहले आता है। इस तरीके से याद रखना। मेरी बात को समझ गए, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ठीक है, अगला तरीका फाइंड आउट द सपोर्टिंग स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट बनाने में या सपोर्टिंग स्टेटमेंट को पहचानने में। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इनकी पहचान होती है। अगर कोई दिस या दैट या दीज या दोज या सच या सेम या सिमिलरली इनसे अगर स्टार्ट हो रहा कोई सेंटेंस तो उसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। मान के चलो एक ऑप्शन में लिखा है कि सिस्टम ऑलवेज फेवर्स द रिच, और दूसरे में लिखा है दिस सिस्टम, क्या लिखा है, दिस सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम के साथ में दिस लिखा है यहां पर, यानी कि अगर दिस से शुरू है या इनमें से किसी से भी शुरू है, तो ये एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ना किसी दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए लिखा जाता है। यानी कि जिसके साथ में दिस लिखा है या इनमें से जो वर्ड है अगर वो लिखा है, इसका मतलब वही वर्ड कभी ना कभी पहले आया होगा और उसी को सपोर्ट करने के लिए अगली बार इसके साथ में दिस लगा दिया। यानी कि अगर दिस सिस्टम लिखा है तो इसका मतलब सिस्टम जो लिखा होगा वो इसके पहले आएगा। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है। और सबसे ज्यादा आपकी हेल्प यही करेगा, ध्यान रखना, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को समझ गए। सबसे ज्यादा आपकी हेल्प जो करेगा पैराजंबल को सॉल्व करने में वो यही करेगा, आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। अभी एग्जांपल्स कराऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगी चीजें। मेरी बात को समझ पा रहे हो, एग्जांपल कराऊंगा तो चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर हो पाएंगी आपको। फाइंड आउट द एम्फेटिक स्टेटमेंट, या फिर जैसे सपोर्टिंग है ना ऐसी कुछ होते हैं एम्फेटिक, सपोर्टिंग और ऐसी होते हैं एम्फेटिक, यानी कि जो जोर देने वाले होते हैं। जैसे ये स्टार्ट होते हैं ऑल्सो, इवन, इनफैक्ट, रियली, टू। तो अगर इनसे शुरू हो रहे हैं तो उनको एम्फेटिक स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी कि इनसे डायरेक्ट शुरू नहीं होगा सेंटेंस, इनके पहले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना उसी पर जोर देते हैं। यानी कि इनके पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा। तो अगर मान के चलो एक ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है ऑल्सो ही, तो यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ और होगा। ऑल्सो ही लिखा है ना, तो ही का मतलब एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब इससे पहले भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे सीक्वेंस ढूंढ लो, या तो कि पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर डिटेल हो, फिर प्रॉब्लम हो, फिर सोल्यूशन हो, फिर कंक्लूजन हो। इस तरीके से आप सीक्वेंस ढूंढ लो। तो ये ओवरऑल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो करना होता है कि भैया ऑप्शंस को ध्यान से देखो कि ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं। क्या पता ऑप्शंस ही आपका काम खत्म कर दे, तो आपको कुछ तरीका लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन से ही काम हो रहा है तो आपको कोई तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया कि या तो स्टार्टिंग ढूंढ लो उसकी कि भाई स्टार्ट किससे हो सकता है, या एंडिंग ढूंढ लो कि इससे एंड हो सकता है। तीसरा मैंने क्या बताया, पेयर बना लो। पेयर बनाने के बतेरे तरीके मैंने आपको बता दिए कि नाउन जो है प्रोनाउन से या एडजेक्टिव से पहले आता है तो उसका पेयर बना सकते हो, या कंजंक्शन आपकी बहुत मदद करते हैं। जैसे ये वाले कंजंक्शन क्या करते हैं, दो ऑपोजिट चीजों को जोड़ते हैं, तो यहां से आप पेयर बना सकते हो। ये वाले कंजंक्शन क्या करते हैं, दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, तो यहां से आप पेयर बना सकते हो।
ये हमेशा पेयर में ही आते हैं, तो यहां से भी आप पेयर बना सकते हो। या फिर ये मैंने क्या बताया, रीजन या कंक्लूजन बताने वाले हैं, तो इससे भी आप पेयर बना सकते हो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा बिकॉज, तो बिकॉज के बाद कारण बता रहा है, तो किसका कारण है वो, किसी ना किसी का तो कारण होगा, तो वो कारण वाला इसके पहले आएगा, पेयर बना सकते हो। ठीक है, अगला तरीका मैंने क्या बताया, आर्टिकल ए एन जो है ना वो द के पहले आता है, समझा दिया मैंने। फुल फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म के पहले आता है। उसके बाद तरीका बताया, सपोर्टिंग स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये लिखा है, इसका मतलब वो एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, यानी कि उसके पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ये एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी कि इसके पहले भी कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा जिसको ये एम्फेसाइज कर रहा है, जिसके अंदर ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए। तो ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम एग्जाम में पैराजंबल को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आप लिख रहे हो ना द ताजमहल अ वगैरह, ये वो चीजें जो कॉमन एरर के अंदर पूछी जाती है। यहां पर हम पैराजंबल की बात कर रहे हैं। पैराजंबल अलग तरीके से काम करता है, अभी मुझे कराने दो एग्जांपल, तब आपको समझ में आएगा कि ए और द मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। ये तो ग्रामर की फील्ड में आप चले गए ना कि ए एंड द यहाँ पर पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, वो एक अलग चीज है, वो आर्टिकल के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल कराने दो। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने कराई आई होप कि आपको समझ में आई। ठीक है, यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हियर हियर इज एन एग्जाम्पल। पहले इस एग्जाम्पल को मैं कैसे करता हूं ना सॉल्व, आप उसको देख लो, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। मैं अपने आप को अभी एक स्टूडेंट मान रहा हूं, और मैं ये मान रहा हूं कि मैं मेंस के एग्जाम में बैठा हूं, मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आ गया पैराजंबल का, और मुझे इसका आंसर निकालना है। अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं ना, बस आप मुझे देखो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आया कि यार पैराजंबल है, सबसे पहले मेरी नजर गई ऑप्शंस पे, तो मैंने देखा कि ऑप्शन में ना एक चीज मुझे अच्छी लगी, ए यानी कि इतना मुझे कंफर्म है कि इससे शुरू हो रहा है मेरा सेंटेंस। ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन को ही देखना है। तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि मेरी जो शुरुआत है वो ए से हो रही है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज, एक दिन में 4 रुपए लेकर स्कूल गया अपने पॉकेट में, टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फीस देने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ना मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही है जिनकी मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। जैसे एक मुझे बट दिख रहा है, तो मुझे पता है बट जो है ना एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन अभी बताया था मैंने, कॉन्ट्रास्ट वाला। बट जो है एक कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन है, मतलब दो ऑपोजिट चीजों को जोड़े। अच्छा मैं फिर से बोल देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं। ओके सुनो, मैं फिर से बोल देता हूं। मेरे पास करने के दो तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको पढ़ के ना मैं एक बार खाली अगले ऑप्शन पे चला जाता हूं, क्योंकि यहां पर देखो ना एक अच्छी चीज है कि यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि जो सेकंड वाला है वो सब अलग अलग है, बी सी डी, यानी कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए के बाद क्या आने वाला है तो भी मेरा आंसर आ सकता है। मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैंने इसको पढ़ा, वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज, 4 रुपए लेकर स्कूल गया अपने पॉकेट में स्कूल की फीस भरने के लिए। क्या इसमें कहीं पर भी कोइन का जिक्र है? कोइन कहीं पर भी लिखा है? आप कहोगे नहीं सर नहीं लिखा। या क्या कोइन कोई ऐसी चीज है जो यूनिक है, जो विशिष्ट है, महान है, जिसके साथ द लगा सकूं? तो आप कहोगे नहीं सर कोइन तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसके साथ द लगे। जैसे द ताजमहल, ताजमहल तो यूनिक है ना, तो द लगा सकते हैं। यहां पर कोइन के साथ में द क्यों लगा है? क्यों लगा है? इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी आलतू फालतू नाउन के साथ में द लगा है, जैसे अभी मैंने मैन का एग्जांपल दिया था, ऑ मैन द मैन, अगर कोई ऐसा नाउन है जो कि यूनिक नहीं है फिर भी द लगा है, इसका क्या मतलब है जानते हो? कि उस नाउन का जिक्र उससे पहले भी हो चुका होगा और उसके साथ में ए या एन आया होगा। बोलो हाँ कि ना? सिंपल सी बात।
अगर कोई आलतू फालतू नाउन है जो द डिजर्व नहीं करता, जिसके साथ द नहीं लगता लेकिन द लगा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उससे पहले भी वो आया होगा, उसके साथ ए या एन आया होगा। क्या मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कोइंस हो? आपको कि सर इसमें भी कोइंस है लेकिन यहां पर भी सर द लगा हुआ है। अच्छा, बट द टीचर हु वाज टू कलेक्ट फीस वाज एब्सेंट, दे सेड दैट मनी वाज मेंट टू बी स्पेंट ऑन गुड थिंग्स लाइक हॉट जलेबीज। ठीक है, सो आई वाज टोल्ड दैट द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे व्हेन स्कूल गॉट ओवर द कॉइंस इन माय पॉकेट, द कॉइंस इन माय पॉकेट बिगन टू स्पीक। अब एक बात बताइए मुझे, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको कहोगे सर कॉइंस ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पर ए या एन लिखा है, जहां पर ए या एन लिखा है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन दोनों कॉइंस वाले तो मुझे कम से कम मिल गए। अब देखो इसमें से कौन सा पहले कौन सा बाद में आ सकता है वो आप पता लगा सकते हो। आइए, व्हेन स्कूल गॉट ओवर, जब स्कूल खत्म हुआ, द कॉइंस, जब स्कूल खत्म हुआ, और यहां पर क्या बोल रहा है, पूरे दिन जो सिक्के थे मेरी जेब में पड़े रहे, जब स्कूल खत्म हुआ तो वो जो सिक्के थे ना बोलने लगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों में कनेक्शन बैठा पाए कि नहीं बैठा पाए? इतनी सी बात बता दो। पूरे दिन चुप बैठे रहे, यानी कि पहले चुप बैठे थे लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद बोलने लगे, यानी कि मुझे इतना पता चल गया कि जो बी है ना मेरे दोस्त, वो डी से पहले आएगा। जो बी है वो डी से पहले आएगा। अब एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे वो नहीं पता, लेकिन बी जो है डी से पहले आएगा। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर बी डी से पहले है? यहां पर जो बी है वो डी से पहले है, यहां पर भी जो बी है वो डी से पहले है, यहां पर भी जो बी है वो डी से पहले है, लेकिन यहां पर जो बी है वो डी के बाद है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। और हालांकि मुझे पता है कि दोनों साथ में ही आएंगे, तो साथ में एक ही ऑप्शन है यहां पर, देखो ये, तो डायरेक्ट मैं अपना आंसर लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। दोनों क्या जुड़े हैं कि पूरे दिन शांत बैठे थे लेकिन जैसे स्कूल खत्म हुआ, जैसे स्कूल खत्म हुआ वो सिक्के बोलने लगे। अब देखो इसमें देखो कनेक्शन, देखो क्या है, आई वॉज टोल्ड, मुझे ये बताया गया कि फीस, ये देखो, बट द टीचर हु वॉज टू कलेक्ट द फीस वॉज एब्सेंट, जो टीचर फीस लेने वाले थे वो क्या थे? एब्सेंट थे। वो क्या थे? एब्सेंट थे। मैं स्कूल गया था पैसे लेकर फीस देने के लिए, लेकिन, यानी कि ये दोनों कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? मैं तो स्कूल गया था फीस देने के लिए, लेकिन पता चला जो टीचर फीस लेते वो एब्सेंट हैं। वो क्या है? एब्सेंट। यानी कि मुझे इतना पता चलेगा कि ए के बाद क्या आने वाला है? ई आने वाला है, क्योंकि बट कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, तो कॉन्ट्रास्ट इन दोनों में है, कॉन्ट्रास्ट इन दोनों में है। अब यहां पर अगर सो है, सो क्या दिखाता है? रीजन को, कारण को। भाई देखो, अगर ऐसा हुआ है कि मुझे ये कहा गया कि फीस जो है ना अगले दिन ली जाएगी, मुझे फीस जो है ये कहा गया कि फीस अगले दिन ली जाएगी, ये कारण है, तो ये कारण क्यों, ये उत्पन्न क्यों हुआ कारण? क्योंकि टीचर एब्सेंट थे। यानी कि ये सो वाला लाइन तभी आया होगा जब ये बट वाला लाइन, ये जो लिखा है ये आया होगा, क्योंकि सो लिखा है इसमें। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? यानी कि सी, यानी कि जो ई है ना वो सी से पहले रहा होगा, यानी कि सी जो है ना ई के बाद आएगा। तो देखो सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑप्शन ए में ए, ई, सी, बी, डी, एफ, यानी कि ये मेरा आंसर है। इस तरीके से एग्जाम में पैरा जंबल को किया जाता है, तोड़ तोड़ के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, टेंशन मत लो भाई, कॉम्प्रिहेंशन करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल मैं पैरा जंबल करवा रहा हूं, और मुझे इतनी उम्मीद है इन क्लासेस से, मुझे इतना भरोसा है इन क्लासेस के ऊपर। और अगर आपको सच में लगे कि सर ने कुछ अच्छा कंटेंट दिया है, सर ने कुछ बढ़िया कंटेंट दिया है, तो बस आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लासेस को शेयर कर देना भाई, बस, और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे। लाइक करना ना करना आपके हाथ में, हमें कोई अच्छी चीज पसंद आती है तो हम लाइक करते हैं और ना नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने इसको कैसे किया आपने समझ लिया, मैंने पेयर बना लिया। पेयर कैसे बना लिया? इन दोनों का पेयर सबसे पहले मुझे दिख गया कि ये दोनों साथ में आएंगे और एक ही ऑप्शन में है साथ में, तो डायरेक्ट आंसर में मार सकता था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ गए? अदरवाइज मैंने और भी तरीके आपको बता दिए जिनकी मदद से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, आज केवल आप ये देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व, और आज की क्लास में ज्यादा कुछ करवाऊंगा भी नहीं, कॉन्सेप्ट्स करा दिए मैंने, तरीका समझा दिया मैंने, और आज की क्लास में 2 या 3 ही क्वेश्चंस हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे पैरा जंबल को किया जाता है, कैसे पैरा जंबल को किया जाता है। कल की क्लास में पैरा जंबल के एक से एक तगड़े क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे ऐसे, और ट्रस्ट मी, मेरे करने से पहले आप कर लोगे। अगर आज की क्लास आपने ठीक से देख ली है, अगर आपको मेरे तरीके समझ में आ गए हैं, तो कल की क्लास में मेरे से पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे सामने, पहले तो ऑप्शन को एक बार देखना, पी, क्यू, आर, एस, यानी कि मेरे भाई ये अलग टाइप का है, यानी कि चारों ऑप्शन अलग अलग है। यानी कि मुझे यही नहीं पता कि किससे शुरू हो रहा है, पी से भी शुरू हो सकता है, क्यू से भी हो सकता है, आर से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है। तो इसके अंदर मैं एक चीज कर सकता हूं, इसके अंदर मैं पेयर वाला तरीका अपना सकता हूं। बहुत सारी चीजें मेरे पास पेयर बनाने के लिए, मैं उनमें से कुछ अपना सकता हूं। पढ़ते हैं एक बार इसको, देखो, अबाउट 30 न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर नाउ,
अबाउट लगभग 30 जो नए प्रोजेक्ट्स हैं ना आर नाउ अंडर एग्जीक्यूशन विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 5600 मेगावाट। क्या इससे शुरुआत हो सकती है? लगभग 30 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ना अब, तो अगर यहां पर बोल रहा है अब, तो अब से पहले तब भी होगा। मैं तो ऐसे कॉमन सेंस लगाया करता था। अगर यहां पर ये बोला गया है कि अब लगभग 30, तो अब का मतलब पहले तब के बारे में बात की गई कि तब इतने थे या तब ऐसा था, लेकिन अब ऐसा कुछ होता है। इससे शुरू तो मैं नहीं करूंगा। हाउ एवर किसको दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ये रहा, ये हम पेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। ये रहा हाउ एवर, कहां गया भाई? नहीं लिखा मैंने, इसमें लिख लेना आप हाउ एवर, कॉन्ट्रास्ट वाले में हाउ एवर आप लिखा है, लिखा है हाउ एवर, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो यहां से मैं एक पेयर बना सकता हूं, यहां से मैं पेयर बना सकता हूं। अच्छा पढ़ते हैं इसको। हाउ एवर विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर पावर, पावर में जो रैपिड इंक्रीज हुई है पावर की डिमांड में, हायर प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द पिटहेड सुपर थर्मल पावर स्टेशन एज देयर गैस स्टेशन पीरियड वॉज स्मॉलर देन दैट ऑफ द हाइडल स्कीम। कंपैरिजन भी है साथ में, ठीक है। यानी कि ये जो है ना कॉन्ट्रास्ट वाला है, तो इसके साथ में कोई कॉन्ट्रास्ट वाला होना चाहिए। बाकी एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो। मैनी प्रोजेक्ट्स वर टेकन अप फॉर एग्जीक्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो, देखो अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पर मैं चला गया आजादी के बाद के समय में, यानी कि ये क्या है मेरा तब और ये क्या है मेरा अब। मैंने क्या बोला? मैं तो अपना खुरापाती दिमाग लगाता हूं कि अगर अब दिया है तो तब भी दिया होगा। मैं अपना ये वाला दिमाग चलाता हूं कि अगर अब दिया है तो तब भी दिया होगा, यानी कि मुझे इतना पता चलेगा कि पहले तब की बात करेगा उसके बाद अब की बात करेगा। आरपी, तो आरपी कहीं दिख रहा है मुझे, आरपी यहां दिख रहा है मुझे, आरपी यहां दिख रहा है मुझे, यहां पर पीआर दिख रहा है मुझे, यहां पर पीआर दिख रहा है मुझे। तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हुए मेरे दोस्त, बोलो हाँ कि ना? दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हुए, बोलो हाँ कि ना? अब इन दोनों में से पहला कौन सा हो सकता है? क्योंकि एक पहला कह रहा आर है, कह रहा ऐसे, तो ये तो अब निकाल सकते हैं आराम से हम। आइए, मैनी प्रोजेक्ट्स वर टेकन अप फॉर, ये तो पहला नहीं हो सकता, मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि यहां पर सीधा बोल रहा है इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए थे। अब इसको पढ़ो। द फर्स्ट हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट, पहला जो हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट था इन इंडिया वॉज कमीशन इन दार्जिलिंग, वो दार्जिलिंग में शुरू किया गया था इन 1897। यहां पर अगर आप टाइम का सीक्वेंस भी फॉलो करते हो, क्रोनोलॉजी अगर आप फॉलो करते हो, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले समय कौन सा आएगा? 1897। उसके बाद कौन सा समय आएगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। उसके बाद कौन सा समय आएगा? अब का समय आएगा, है ना, नाउ वाला समय आएगा। अगर आप क्रोनोलॉजी में चलते हो, यानी कि पहले ऑप्शन एस आना चाहिए, एस के बाद में आपका आर आना चाहिए, और आर के बाद में आपका पी आना चाहिए। तो क्या ये सीक्वेंस कहीं पर है? एस आर पी, एस आर पी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, देखो इसमें पहले आर है, फिर पी है, फिर एस है। मुझे एस आर पी चाहिए था, जो कि मुझे इसमें मिल रहा है। तो यहां पर जो मैंने ट्रिक लगाई, वो मैंने क्या लगाई? मैंने देखा यहां पर क्रोनोलॉजी मिल रही है मुझे, यानी कि मुझे यहां पर टाइम का एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये क्लास जो होगी ना वो कितनी देर होगी वो भगवान जानते, मैं भी नहीं जानता। जब तक मेरा मूड करेगा पढ़ाने का, मेरा मूड करेगा रात को 3 बजे तक पढ़ाऊं, 3 बजे तक पढ़ाऊंगा, मजाक कर रहा हूं। क्लास ही चलेगी 1 से 1.5 घंटा डेली, ठीक है। कब कब चलेगी मैं आपको बता दूंगा, डेट्स मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास एक डेट है, लिखा हुआ है मैंने कि कब कब आपकी क्लास होगी। वो उसकी फोटो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इंग्लिश बार रोशन सर जो चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर मैं आपको फोटो दे दूंगा। ये आपको समझ में आया दोस्त मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? कैसे सॉल्व किया समझ में आया? एग्जाम में क्या खुराफाती दिमाग लगाना होता है, ठीक है। आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला? आज कम करा रहा हूं, ठीक है। कल अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है मेरे दोस्त। मस्त समझ में आया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर आपको भी लगे कि मस्त समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? यू कैन शेयर द क्लास, ठीक है। ये अपने खुद के बनाए हुए मेरे कॉन्सेप्ट है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के अपनाए गए, खुद के बनाए गए तरीके जो मैं बहुत समय से सिखाता आ रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। क्या लिखा है देखो, सीधा शुरू किया, देन तब द लिबरलाइजेशन प्रोसेस बिकेम इनएविटेबल, तब जाके बना, तो सीधा तब से तो शुरू नहीं करूंगा मैं। देन का मतलब तब होता है ना। इट इनकरेजेस इनिशिएटिव, ये जो है ना इनकरेज करता है इनिशिएटिव को। तो क्या इनकरेज करता है? ये प्रोनाउन है, सीधा सीधा लिखा इट इनकरेजेस, ये इनकरेज करता है। तो क्या इनकरेज करता है? पहले किसी चीज के बारे में डिस्कस करोगे तभी तो इट बोलोगे, तो क्यू से भी शुरू नहीं करूंगा मैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आवर इंस्टीट्यूशंस बिकेम स्टैग्नेंट, करप्ट एंड इनएफिशिएंट ड्यू टू परमिट राज एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, लिबरलाइजेशन एनहांसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहां पर मेरे पास दोनों ऑप्शन देखो आर वाले बचे हैं, यानी कि मुझे इतना कंफर्म हो गया कि भैया आर से शुरू होने वाला है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। ध्यान से दोबारा सुनो, मैंने इन दो ऑप्शंस को क्यों काटा।
इसमें कह रहा है कि पी से शुरू करो, लेकिन जब मैं पी को पढ़ रहा हूं क्या लिखा है, देन द लिबरलाइजेशन प्रोसेस बिकेम इनएविटेबल, और तब जो लिबरलाइजेशन था वो अनिवार्य बन गया। तो तब अनिवार्य बन गया, तो कब बन गया पहले बताओगे ना उसकी पृष्ठभूमि कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये सब हो रहा था जिसकी वजह से लोगों को लगा कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, तब जाके लिबरलाइजेशन अनिवार्य हो गया। तो सीधा लास्ट वाला पॉइंट हो गया ना। तो इससे तो एक और चीज मुझे पता लगी यार, ये लास्ट में आना चाहिए। एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई कि ये लास्ट में आना चाहिए, सीधा कंक्लूजन पे ले गया। तो पी लास्ट में मुझे इसमें दिख रहा, सीधा ये आंसर मारूंगा मैं। बताओ हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो, जो आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा है कि यार ये लग रहा है मुझे। फिर भी एक बार और देखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा था, इसको पकड़ता हूं मैं, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। इट इनकरेजेस, ये इनकरेज करता है इनिशिएटिव, ये जो है ना इनकरेज करता है। तो क्या इनकरेज करता है, इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जिसके बारे में बात हो रही है, तो बात घुमा फिरा के लिबरलाइजेशन की हो रही है। तो ये जो लिबरलाइजेशन है यही तो इट है, ये जो लिबरलाइजेशन है यही तो इट है। इससे शुरू है तो कंफर्म है, कंफर्म है। कैसे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ आवर इंस्टीट्यूशंस, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, बिकेम स्टेगनेंट, वो बड़ी स्टेगनेंट हो गई, करप्ट हो गई, इनएफिशिएंट हो गई, ड्यू टू परमिट राज, परमिट राज की वजह से। किसकी वजह से, परमिट राज की वजह से, एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल, और सेंट्रलाइज कंट्रोल की वजह से, सेंट्रलाइज कंट्रोल की वजह से। अब उसके बाद में देखो क्या आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए। अब देखो एक सीधी सी बात, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यार, ऐसे पकड़ो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बोलो हाँ कि ना, और ये एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब बचे आपके पास ये दोनों बचे, और इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूं पहले क्या आना चाहिए, तो आपको कह सर पहले ये आना चाहिए। लिबरलाइजेशन के बारे में पहले बताएंगे कि लिबरलाइजेशन क्या करता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनहेंस करता है और ये इनकरेज करता है, तो यही इनकरेज करता है। तो सर पहले ऐसा आना चाहिए, यानी कि आर तो पहले आएगा, कंफर्म है सर। इन दोनों में अगर देखेंगे तो पहले एस आना चाहिए, उसके बाद सर क्यू आना चाहिए, और ये तो मुझे पता ही है सर कि पी आएगा लास्ट में, तो आर एस क्यू पी। तो सर यही तो मैं बता रहा था आपको, आर एस क्यू पी, यही तो सर मैं आपको बता रहा था। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। बस अब आपको क्या करना है ना, अब आपको शांतिपूर्वक तरीके से कुछ नहीं करना है, बस आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है, मेरी आवाज को सुनना है। बेटर होगा कि आप ईयर प्लग या हेडफोन जो भी आपके पास है आप लगा लो, और ध्यान से बस मेरी बात को सुनो, समझो, और जिस तरीके से मेरी जो अप्रोच है क्वेश्चंस को करने की ना, आपको वो अप्रोच सीखनी है। मैं यहां पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि वाह मजा आ गया सर ने सॉल्व कर दिया। सर ने कैसे सॉल्व किया, मेरी क्या अप्रोच थी, सबसे पहले मैंने किस चीज को देखा, यही चीजें आपको देखनी जो एग्जाम में आपके काम आएंगी, जो पैराजंबल को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और ये भी हो सकता है कि मेरी बताई गई ट्रिक्स के बाद में आपको ऐसा लगे सर ये तो बहुत इजी पैराजंबल है, एग्जाम में नहीं आता। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जितने भी मैंने कल कराए थे क्वेश्चन, जितने भी मैं आज करवाऊंगा या जितने भी मैं आगे करवाऊंगा, ये सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, इसको ध्यान रखना। समझ गए? आपको अगर यकीन ना हो स्क्रीनशॉट ले लो, या इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल दो, एग्जाम के नाम के साथ में शिफ्ट का भी पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके इकबाल, जाके सो जाओ, कल फंक्शन की तैयारी करो। चलो आ जाओ भाई, मेंस वाले बच्चे ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, एग्जाम दे रहा हूं, मैंने कल भी बताया था, और मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन आता, तो सबसे पहले मेरा जो काम होता वो क्या होता, ऑप्शंस को देखता मैं कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है, एक दे रखा है क्यू, एक दे रखा है एस, एक दे रखा है आर, एक दे रखा है पी, यानी कि सारे अलग अलग हैं। यानी कि इसमें कह रहा है क्यू से शुरू करो, इसमें कह रहा है एस से, इसमें कह रहा है आर से, इसमें पी से। तो इसमें थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि इनमें से स्टार्टिंग वाला कौन सा है सेंटेंस, तो बस मेरा काम हो गया, आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा जो है ना अलग अलग है ना, सब में अलग अलग दे रखा है। इसमें कह रहा भाई क्यू से शुरू करो, इसमें कह रहा एस से करो, इसमें कह रहा आर से करो, इसमें पी से करो। तो एक एक करके एक बार देखते हैं, पहले पी वाले को देखते हैं। चिल्ड्रन विद पुअर फोनोलॉजिकल स्किल्स प्रोग्रेस मोर पुअरली, कि जो बच्चे जिनकी पुअर फोनोलॉजिकल स्किल्स होती है ना, वो प्रोग्रेस करते हैं मोर पुअरली, ज्यादा बुरी तरीके से। अब यहां पर अगर मोर पुअरली दे रखा है, तो मेरे दोस्त मोर क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो अगर यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा उसके बारे में पहले जिक्र किया गया होगा, बोलो हाँ कि ना। अगर मैं लिख रहा हूं आई एम फास्टर, आई एम फास्टर देन यू, आई एम फास्टर देन यू, तो अगर मैंने यहां पर फास्टर लिखा है, अगर मैंने यहां पर फास्टर लिखा है, इसका मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर मैंने आपको यह बता दिया कि मैं ज्यादा तेज हूं, तो जिससे तेज हूं उसका जिक्र भी तो किया जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, आगे देखिए, द कंसेंसस कंसर्न्स, द कंसेंसस कंसर्न्स द
कॉजल रोल ऑफ फोनोलॉजिकल स्किल्स इन यंग चिल्ड्रंस रीडिंग प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसको पढ़िए। स्टडीज ऑफ द फैक्टर्स गवर्निंग रीडिंग डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ कंसेंसस। इसको पकड़ लिया मैंने, आ जाओ मेरे पकड़ में तो आ गया। मैंने क्या बताया था, यहां पर आपको दे रखा है एक नाउन, यहां पर आपको दे रखा है एक नाउन कंसेंसस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां पर आपको दे रखा है एक नाउन कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर एक नाउन दे रखा है जिसके साथ में आर्टिकल नहीं है, जिसके साथ में आर्टिकल नहीं है, और यहां पर इसी नाउन के साथ में आर्टिकल द है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक नाउन है जिसमें कोई आर्टिकल नहीं है और एक नाउन है सेम नाउन जिसमें आर्टिकल द लगा है, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों आ रहे हैं अगर, या एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं पहले कौन सा आया होगा, तो आपको सर पहले ये आया होगा उसके बाद ये आया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था आर्टिकल द जो है ना वो हमेशा बाद में आता है। अगर एक ही नाउन को आप रिपीट करते हो किसी सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर, और अगर एक के साथ आर्टिकल ए या एन है, या मान लो आर्टिकल है ही नहीं, और उसी के साथ दोबारा में अगर द दे रखा है तो द वाला हमेशा बाद में आएगा। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो बात है ना, ये वाला बात पहले किया गया होगा, ये वाला बात बाद में किया गया होगा, यानी कि आर और क्यू एक साथ होंगे। एक साथ का मतलब इस तरीके से सीक्वेंस में होंगे, यानी कि पहले आर होना चाहिए फिर क्यू। क्या इसमें आर और क्यू सीक्वेंस में है? नहीं है। इसमें आर और क्यू ना देकर क्यू आर दे रखा है, इसमें भी क्यू आर दे रखा है, एक ही है जिसमें आर और क्यू सीक्वेंस में है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना टाइम लगता है इसको करने में बताइए, बताइए। वही तरीका जो कल मैंने बताया था, मैंने यहां पर एक नाउन को पकड़ लिया, मैंने यहां पर एक नाउन को पकड़ लिया, बोलो हाँ कि ना, बोलिए, यानी कि आर क्यू एस पी। देखो, और एक चीज और देख सकते थे, जिन बच्चों का फोनोलॉजिकल स्किल अच्छा होता है, ठीक है, फोनोलॉजिकल स्किल क्या होता है? अच्छा होता है, बिकम गुड रीडर्स, वो अच्छे रीडर बन जाते हैं या अच्छे स्पेलर्स बन जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनका क्या होता है? पुअर होता है, फोनोलॉजिकल स्किल क्या होता है? पुअर होता है। तो पहले बोला गया कि भाई जिनका अच्छा होता है वो प्रोग्रेस करते हैं, और जिनका बुरा होता है ना वो बुरी तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, मतलब बेकार तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। यानी कि आपको इसका भी पेयर मिल गया था कि पहले एस की बात की जाएगी, उसके बाद पी की बात की जाएगी, तो वो भी इसी के अंदर, देखो एसपी, वो भी इसी के अंदर। हालांकि एसपी यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो सबसे बढ़िया जो आपको तरीका है मैंने बता दिया, वो क्या है कि आपने एक नाउन पकड़ लिया, आपने देख लिया एक बार नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं है, एक बार नाउन के साथ में आर्टिकल द है, मतलब कंसेंसस का जिक्र पहले किया गया होगा, इसीलिए यहां पर कंसेंसस के साथ में द आया होगा। द आने का मतलब ही होता है कि उस नाउन का जिक्र पहले कहीं ना कहीं किया गया है। मेरी बात को समझ गए? क्योंकि ये नाउन कोई खास नाउन तो है नहीं मेरे दोस्त। मेरी बात को समझ गए? बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है क्यू पी पी एस, यानी कि आर से शुरू नहीं हो सकता, ये तो मुझे पता लग गया, या तो क्यू से शुरू होगा या पी से या एस से। कंफर्म है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो पढ़ो। द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस इन रीसेंट टाइम्स हैव बीन एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, assassination by bombs and bullets. In the modern world, violence has taken many forms. आज के जमाने में violence ने कई सारे फॉर्म्स ले लिए हैं। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, violence ने कई सारे फॉर्म्स ले लिए। थोड़ा सा ना लॉजिक लगाया करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। लॉजिक लगाओगे ना तो आपका आंसर हमेशा आएगा। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई आज के जमाने में वायलेंस ने ना कई सारे रूप ले लिए हैं, कई सारे रूप ले लिए। और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो वायलेंस के अलग अलग रूप दिखा रखे हैं, जैसे एक्सट्रीमिज्म एक वायलेंस का रूप है, टेररिज्म एक रूप है, असैसिनेशन, बॉम्ब, बुलेट्स, ये सारे रूप। तो अगर कोई बच्चा भी होगा उससे मैं पूछूं कि बेटा पहले ये आना चाहिए या पहले ये आना चाहिए, तो बोलेगा सर पहले ये, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्राइब किया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि आज के टाइम पे वायलेंस ने बहुत सारे जो है ना रूप ले लिए हैं, और हर रूप जो है ना सिग्निफाई करता है इविल साइड को ऑफ मैन एंड इज डिजायर टू डिस्ट्रॉय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड ट्रूथ। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा बता देगा कि सर पहले क्यू आना चाहिए, उसके बाद ही पी आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पी इसके साथ ही होगा या लास्ट में होगा, मतलब मुझे सीक्वेंस पता है कि पहले क्यू आना चाहिए फिर पी आना चाहिए। अब पी इसके साथ भी हो सकता है बाद में भी, तो मैं इतना तो कम से कम चेक कर सकता हूं। यहां पर पी पहले है और क्यू बाद में है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्यू पहले चाहिए पी बाद में चाहिए। यहां पर भी देखो पहले पी है फिर क्यू है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो पहले पी है फिर क्यू है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जहां पर पहले क्यू है फिर पी है। अब मैंने क्या बोला था, साथ में है तो अच्छी बात है, तो मेरा आंसर आ गया। मुझे बाकी दो ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना।
अब होगा तांडव। अब एसएससी हिलेगी। एसएससी के जो चेयरमैन है वो भी सोचेंगे कि अरे कहां से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, हमने इतने मुश्किल मुश्किल पैराजंबल पूछ लिए, लेकिन ये बालक इतने खतरनाक किस्म के हैं बिल्कुल, मतलब बालक नहीं है तो मतलब क्या है, उद्दंड बालक है ये, ठीक है, सारी योजनाओं को फेल कर रहे हैं हमारी। तो इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बस मेरे को इतना ही देखना था। यहां पर बोला गया कि भाई, और वैसे भी ये इंट्रो वाला पार्ट है, देखो ना, ये इंट्रो वाला पार्ट है, और इंट्रो वाला पार्ट ऑप्शन ए यही है, देखो क्यू सबसे शुरू में इसी में दे रखा, बाकी किसी में नहीं दे रखा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, हाँ भाई, कमेंट शो कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? हाल चाल बढ़िया भाई। सिग्मा वाली फीलिंग आएगी क्लासरूम के अंदर आपको, एग्जाम हॉल के अंदर आपको सिग्मा वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। एक एक बच्चे का एक एक पैराजंबल ठीक होगा, ये मेरी गारंटी है। आ जाइए, ऑप्शन को देखेंगे सबसे पहले। मैं क्वेश्चन तो देख भी नहीं रहा स्टार्टिंग में यार, देखो पी आर पी क्यू, यानी कि एस से शुरू नहीं हो सकता, या तो पी से या आर से या क्यू से। पी को पढ़ो, पी में क्या दे रखा? ही वांटेड, वो चाहते थे, तो कौन चाहते थे? एक प्रोनाउन है ये, तो क्या मैं पी से शुरू कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि सीधा लिखा है ही वांटेड, वो चाहते थे, तो कौन चाहते थे? मैंने क्या बोला था कल, याद है? कल क्या समझाया था कि पहले नाउन आता है तब प्रोनाउन आता है। मैंने आपको बताया था ना कि नाउन जो है हमेशा प्रोनाउन के पहले आता है। पेयर वाले में समझाया था मैंने आपको कि नाउन जो है हमेशा प्रोनाउन के पहले आता है। ये रहा देखो, नाउन ऑलवेज कम्स बिफोर प्रोनाउन, बताया था, याद है? तो डायरेक्ट मैं ही से तो शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि ही से पहले कोई व्यक्ति जिसका मैं जिक्र करूंगा, है ना, तो ही से शुरू नहीं होगा, यानी कि पी वाला कट गया, पी वाला कट गया। बोलो हाँ कि ना? अब आर को पढ़ो, आर या क्यू को पढ़ो। सिद्धार्थ, यहां पर एक प्रॉपर मुझे नाउन दिख गया, इसी सिद्धार्थ के लिए ही लिखा हुआ है। अब तो बात समझ में आ रही है? ये जो सिद्धार्थ लिखा हुआ है ना, इसी के लिए तो ही लिखा हुआ है, यानी कि क्यू से शुरू हो सकता है। एक बार आर को देख लो, एट लास्ट और अंत में, तो सबसे शुरू में हम ये थोड़ी लिख देंगे एट लास्ट। मेरी बात को समझ पाए? आप आर से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आर में क्या लिखा है? एट लास्ट, सबसे अंत में। जब उन्होंने सुना, ऑन हियरिंग सम वर्ड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ अ हर्मिट व्हिच एनकरेजेस हिम, जिसने उन्हें एनकरेज किया, तो किसे किया? फिर से वही बात, यहां पर सीधा प्रोनाउन है, तो इससे पहले किसी नाउन के बारे में डिस्कस आप करोगे ना? बोलो हाँ कि ना? इससे पहले किसी नाउन के बारे में डिस्कस करोगे, यानी कि आर से भी शुरू नहीं हो सकता, तो द करेक्ट आंसर इज दिस, क्यू से शुरू करो। सिद्धार्थ वॉज ग्रेटली टच्ड एज ही सॉ एन ओल्ड मैन। सिद्धार्थ मतलब यहां पर कौन है? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। मेरी बात को समझ गए? मैं लॉजिक से समझा रहा हूं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप अपना मनगढ़ंत कुछ पढ़ा रहे हैं, अपने मन की रचना से पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको दोस्त? बताइए। बताइए भाई, आपको लग रहा है ना कि हाँ सर कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं आप? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हीं को करा रहा हूँ, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें, आ जाओ। करना चाहोगे क्या? करना चाहोगे क्वेश्चन आप? चलो एक बार करो जरा हमारे बताए गए तरीके से, तो चलो एक बार हमारे बताए गए तरीके से करो, जरा ट्राई करो, और आंसर जो है ना कमेंट में लिखो। आंसर आपका 1 2 3 4 में से कौन सा होगा, जरा कमेंट में लिखो। अब देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं है, आ जाओ। देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन पीपल लुक्ड फॉरवर्ड टू द लेजी इवनिंग। एक समय था जब लोग लेजी इवनिंग्स यानी कि बड़ी सुस्त शाम बिताया करते थे। और एक मुझे ये दिख रहा है एस, टुडे और आज। एक बात बताओ, अगर आप क्रोनोलॉजी को फॉलो करोगे, मैंने कल क्या बताया था आपको, क्रोनोलॉजी को भी देखना होता है ना? टाइम के अनुसार चीजें होती हैं। बोलो हाँ कि ना? एक लिख रहे हैं सर इंग्लिश कहां से स्ट्रॉन्ग करे? इंग्लिश अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैंने अभी परसों एक बैच लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करके, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस में जैसे एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मैंने बैच लॉन्च किया है। बैच का नाम क्या है? अभ्यास। अभ्यास बैच है, यह आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है,
प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना इंग्लिश बाय रोशन सर, या अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाके भी इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप डाउनलोड कर लेना। और अभ्यास बैच का नाम है, नया बैच है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है बैच, लाइव क्लास है, लाइव बैच है, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, डाउट सेशन, सब कुछ मिलेगा। समझ गए? चलिए अब एक बात हो, अगर मैं क्रोनोलॉजी को फॉलो करूंगा तो यहां पर बोला एक समय था, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, और यहां पर लिख रहा है टुडे, यानी कि आज की बात कर रहा है। तो अगर मैं इनको सीक्वेंस में बिठाने की कोशिश करूंगा तो मेरे दोस्त पहले पी आना चाहिए, उसके बाद ही एस आना चाहिए। अब फिर से वही बात बोल रहा हूं, एस इसके जस्ट बाद में आएगा या तुरंत बाद में नहीं आएगा, वो मैटर नहीं करता, मुझे इतना पता है कि पी एस के पहले आना चाहिए। क्या यहां पर पी एस के पहले है, यहां पर पी एस के पहले है, यहां पर पी एस के पहले, यहां पर भी पी एस के पहले, लोग फंस गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ऑप्शन देखो, पी से शुरू करो, आर से शुरू करो, क्यू से शुरू करो। तो देखो पी में क्या कह रहा है, देयर वाज वंस अ टाइम, ठीक है चल जाएगा। क्यू में क्या दे रखा है, दे हैड अ सिंपल चॉइस, उनके पास एक सिंपल चॉइस थी, तो किन के पास। यहां पर सीधा आपको एक प्रोनाउन दे दिया, तो प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, पहले नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन से शुरू मत करना, सीधा लिखा है दे हैड अ सिंपल चॉइस, उनके पास एक सिंपल चॉइस थी, तो किन के पास सिंपल चॉइस थी, तो क्यू से शुरू मत करना, ठीक है। अगला क्यू, सॉरी आर, आर तो दे, अच्छा आर दे रखा है, इट वॉज एंटायरली अप टू देम, ये टोटल उनके ऊपर था, किन के ऊपर था, अगर सीधा लिखा है एंटायरली अप टू देम, ये सीधा उनके ऊपर था, तो किन के ऊपर था, किन के ऊपर था, पहले उनकी बात की जाएगी तभी लिखेंगे ना, सीधा उनके ऊपर था, यानी कि आपको आर से भी शुरू नहीं करना। दो ऑप्शन बचे आपके पास, दोनों पी वाले हैं, अब आपको सीक्वेंस चेक करना है, कुछ कैसे करोगे। देयर वॉज वंस अ टाइम, ये तो पता है स्टार्टिंग पॉइंट यही है, देयर वॉज वंस अ टाइम, एक समय था, व्हेन पीपल लुक्ड फॉरवर्ड टू द लेजी इवनिंग्स, जब लोग बड़ी सुस्त शाम बिताया करते थे। दे हैड अ सिंपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन, दूरदर्शन पे सिंपल से प्रोग्राम्स देखा करते थे। इट वॉज एंटायरली अप टू देम, और टोटल ये उनके ऊपर था, टू वॉच और नॉट टू वॉच द सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन। यानी कि एक चीज मुझे समझ में आ गई, ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये तीनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक समय था जब लोग लेजी इवनिंग्स बिताया करते थे, दूरदर्शन देखा करते थे, सिलेक्टेड प्रोग्राम्स या प्रेजेंटेशन को देखा करते थे, उनके ऊपर था कि वो क्या देखना चाहते हैं, और ये सबसे अलग है क्योंकि ये आज के टाइम की बात कर रहा है, यानी कि ये तीनों जो है ना पहले आएंगे एस के, इतना मुझे पता है, यानी कि कंफर्म हो गया कि एस आना चाहिए लास्ट में। तो मुझे शुरू वाला पता लग गया कि पी है, और लास्ट वाला पता लग गया ऐसे, क्योंकि ये एक अलग टाइम की बात कर रहा है, ये तीनों सेम टाइम लाइन से कनेक्टेड है, ये तीनों पास्ट के सेंटेंस हैं और ये प्रेजेंट का है, मतलब एस जो है ना इन तीनों के बाद में ही आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में पी आएगा, लास्ट में एस आएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में पी है लेकिन लास्ट में आर है, ये रहा देखो, स्टार्टिंग में पी लास्ट में एस, अरे तो सीधा दे रखा था पी क्यू आर एस भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो आप खुद से, एक बार खुद से ट्राई करोगे ज्यादा मजा आएगा, ट्राई कर लो। चलो ऑप्शंस देखो, पहले पी 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 क्यू आर, यानी कि एस से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन एस में एक चीज दिख रहा है मुझे, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मैंने कल बताया था ना, ये क्या करता है, पेयर बनाने में आपकी मदद करता है। देखो यहां पर बताया था कंजंक्शन होता है ये ऑन द अदर हैंड, ये क्या करता है, यहां देखो, यहीं पे था ना, ये रहा ऑन द अदर हैंड, ये क्या करता है ना, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो अगर ऑन द अदर हैंड आ रहा है तो मतलब ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, तो इससे मैं पेयर बना सकता हूं। देख लेते हैं कुछ और अगर आसान मिल जाए कैसे हम पकड़ बनाएंगे। आ जाइए पहले पी को, वी में सी एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर, हम टोबैको और एल्कोहल के जो एडवर्टीजमेंट है हर जगह देख सकते हैं, ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ऑन स्ट्रीट एंड एड्स, स्ट्रीट एड्स, कार्ड्स एटसेट्रा। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन तो लग रहा है मुझे कि हम एल्कोहल और टोबैको के जो एड्स है ना आजकल हर जगह देख सकते हैं, ठीक है। बट तो क्यू से तो शुरू वैसे भी नहीं होगा, क्यू में सीधा बट है, तो डायरेक्ट कंजंक्शन से स्टार्ट आप करोगे नहीं, बट से सीधा स्टार्ट आप करोगे नहीं, क्योंकि बट एक कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, दो अपोजिट चीजों को ऐड करता है, तो क्यू से शुरू नहीं होगा, तो क्यू वाला कट गया। आर को देख लो, एल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स, देखो यहां पर लिखा है कि एल्कोहल के जो एड्स है ना उसमें क्या बताया जाता है, कई बार जो है ना सेवरल फेंट्स, फेंट्स का मतलब होता है क्या, कुछ झूठ दिखाना, गलत दिखाना, टू टेल पीपल दैट एल्कोहल इज गुड, मतलब ये बताया जाता है ऐड के अंदर कि एल्कोहल क्या है, अच्छा है। आप एक बात बताओ, अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर मैं आपको दो चीजें बोलूं, एक तो ये जिसके अंदर ये लिखा है कि आजकल हम हर जगह एल्कोहल और टोबैको के ऐड देख सकते हैं सड़कों पर, हर जगह पर, और एक ये लिखा हुआ है एल्कोहल की ऐड के अंदर ऐसा ऐसा बताया जाता, तो पहले तो ये लिखोगे ना कि आजकल हर जगह हम एड्स को देख सकते हैं और उन एड्स के अंदर झूठी झूठी चीजें दिखाई जाती हैं, ऐसी जोड़ोगे सीक्वेंस, लॉजिक यूज करोगे तो
कि मुझे पता है अगर सीक्वेंस में जाऊंगा ना तो P पहले आना चाहिए और जो R है ना ये बाद में आना चाहिए। अब वही वाली बात, तुरंत बाद में या ज्यादा बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे P और R का सीक्वेंस देखना है। तो यहां पर P और R का सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि P पहले R बाद में, यहां भी P पहले R बाद में, यहां पर उल्टा कर दिया R पहले P बाद में, तो एक और कट गया मेरे दोस्त। बोलो हाँ कि ना? इतनी सी बात समझ में आई। अब इनको यूज करके ना कॉन्ट्रास्ट में लेके चलते हैं। देखो, ऑन द अदर हैंड द मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शो स्मोकिंग एज समथिंग कूल। यहां पर क्या लिखा? बट वी नो द ट्रूथ इज अल्कोहल एंड सिगरेट आर। देखो यहां पर बात की गई है केवल किसकी? एक और चीज मुझे दिख गई, अल्कोहल की। और यहां पर ऑन द अदर हैंड द मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज स्मोकिंग एज समथिंग कूल। इसके अंदर अल्कोहल के बारे में बताया गया है, इसके अंदर स्मोकिंग के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर दोनों के बारे में बताया गया, अल्कोहल एंड सिगरेट के बारे में। यानी कि एक एक करके पहले इसके बारे में बताया, फिर इसके बारे में बताया, उसके बाद क्यू के बारे में बताया, यानी कि दोनों के बारे में बताया। यानी कि मुझे इतना पता है क्यू जो है ना, क्यू वो इन दोनों के बाद में आएगा, आर और एस के बाद में आएगा। अब इनका क्या सीक्वेंस है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये चेक करना है कि जो क्यू है वो आर और एस के बाद में होना चाहिए। तो यहां पर जो क्यू है वो आर और एस के बाद में है, यहां पर जो क्यू है वो आर और एस के बीच में है, तो ये कट गया, ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात को समझे? अब एक और लेके चलते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ऑन द अदर हैंड, तो यहां पर पहले पढ़ो क्या लिखा है। दूसरी तरफ द मेलाइन इन्फ्लुएंस, मेलाइन का मतलब बुरा, जो बुरा इन्फ्लुएंस है ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज, वो ये दिखाता है कि स्मोकिंग है समथिंग कूल, की स्मोकिंग जो है एक बड़ी कूल चीज है, स्मोकिंग एक बड़ी क्या है? कूल चीज है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला था? Alcohol ads usually create several fints to tell people that alcohol is good for people and induce people to drink। यहां पर बोला है कि भैया अल्कोहल जो है ना लोगों के लिए अच्छा है, और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो स्मोकिंग है वो क्या है? बड़ा कूल है। तो इन दोनों का पेयर आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहां पर दोनों की अच्छाइयां बताई गई है, यहां पर दोनों की अच्छाइयां बताई गई है। अब इसको पढ़ो बट, तो बट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ऑपोजिट को दिखाता है। तो यहां पर क्या लिखा? लेकिन हम एक्चुअल में जानते हैं, क्या जानते हैं? कि ये दोनों के दोनों हार्मफुल होते हैं। तो यहां पर दोनों अच्छे दिखाए गए, लेकिन बट अगर आ गया तो वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट को ही तो दिखा रहा है कि हम जानते हैं कि दोनों क्या हार्मफुल है, इसलिए मैंने कहा कि जो क्यू है ना वो इन दोनों के बाद में आएगा। अब मेरी बात को समझ गए? तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताना, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे किया मैंने? एक बार कमेंट करके बता देना दोस्त जल्दी से, ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने जिस तरीके से आपको समझाया तोड़ तोड़ के, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताइए, जो मेरा तरीका है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? करिए इसको। जिस स्पीड से आप लोग आंसर बता रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल तुम सारे के सारे या तो इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या कुछ ना कुछ तुम बनने वाले हो भाई। ठीक है, एक बात बताओ मुझे दोस्त, मैं ये तीनों ना कट कर दूंगा, ये तीनों पहले नंबर पे नहीं आ सकते, मेरे को दिखते ही पता चल गया। कोई बता सकता है क्यों? ये तीनों सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, यानी कि ना तो पी आ सकता, ना एस आ सकता, एस तो खैर है ही नहीं, ना क्यू आ सकता, ये क्यू वाले दोनों हैं, यानी कि एक ही आंसर खत्म। कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पेयर बनाने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, सिमिलरली इनसे होती है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा है कि दिस इशू या दीज इश्यूज, इसका मतलब वो किसी ऐसे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी इशू की बात हो रखी होगी, तभी तो बोल रहा है कि दिस इशू, मतलब इशू की बात ऑलरेडी पहले कहीं हो रखी है। यानी कि अगर मेरे दोस्त एक चीज बताओ मुझे, मैंने यही चीज तो देखी सबसे पहले, अगर यहां पर मुझे लिखा है ऑल दीज, ये सारी चीजें, तो कौन सी सारी चीजें? ये एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। तो अगर ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है तो जिसको ये सपोर्ट कर रहा है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा है उसके बाद ही तो आएगा, ये जिसको ये सपोर्ट कर रहा है उसके बाद ही आएगा। यानी कि अगर बाद आएगा तो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, तो कट गया। ऐसे ये देखो दीज इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंसेस, तो कौन से इन्फ्लुएंसेस? ये भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। कौन से इन्फ्लुएंसेस? तो यानी कि जिसको सपोर्ट कर रहा है वो इसके पहले आया होगा, तो मतलब ये सबसे पहले तो नहीं आ सकता। ऐसे ही दीज चेंजेस, तो कौन से चेंजेस? सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, जिसको सपोर्ट कर रहा है वो इसके पहले आया होगा, तो मतलब ये तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? देखो एग्जामिनर किस तरीके से आपके दिमाग से खेलता है। और बच्चा क्या करता रहेगा जानते हो? बच्चा क्या करता रहेगा? पढ़ता रहेगा। बच्चा क्या करता रहेगा ना? पढ़ता रहेगा, एक एक करके सारे के सारे ऑप्शन पढ़ेगा, पी क्यू आर एस पूरा पढ़ेगा, स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा, है ना, और इतने में खेल हो जाएगा खत्म।
समझ रहे हो? इतने में खेल हो जाएगा खत्म। आया समझ में? बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है, कर दो। अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दो, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, फास्ट आ जाइए। ऑप्शन को देखें जरा। आर एस पी यानी कि क्यू से शुरू नहीं हो सकता, क्यू से शुरू नहीं हो सकता, इतना मुझे पता लग गया। आर एस पी। अब आर को एक बार पढ़ते, पहले पी को पढ़ लेते हैं। सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि सुपरस्टिशन जो है यानी कि जो अंधविश्वास है पूरे संसार में हर जगह एग्जिस्ट यानी कि मौजूद करता है, डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस, मतलब आज विज्ञान की इतनी तरक्की हो चुकी है फिर भी सुपरस्टिशन पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या चाहिए होता है? इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या चाहिए होता है? कैसे? यहां पर क्या लिखा है? ये तो स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, बट तो बट वाला तो स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, बट तो कंजंक्शन है तो शुरू में तो आएगा ही नहीं। द कंपल्जन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव ऑल्सो कॉज्ड, द कंपल्जन ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव ऑल्सो, तो ये ऑल्सो अगर आ रहा है तो ये क्या होता है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट, बताया था मैंने। हैव ऑल्सो कॉज्ड सम ऑफ द सुपरस्टिशंस टू फेड आउट, मतलब ये जो मॉडर्न लाइफ में जो लोगों की मजबूरियां हैं, मॉडर्न लाइफ में आजकल लोगों की बहुत सारी मजबूरियां होती है, जैसे लोग टाइम से बंधे होते हैं कि ऑफिस जल्दी जाना है, काम ज्यादा करना है, तो आजकल मॉडर्न लाइफ में जो बहुत सारे कंपल्जन है ना, इनकी वजह से बहुत सारे सुपरस्टिशन जो है ना वो फेड आउट हुए हैं, मतलब आज अंधविश्वास कम हुए हैं। तो यहां पर तो अंधविश्वास कम होने की बात हो रही है और यहां पर उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो पहले डिस्क्राइब करोगे तभी तो बताओगे कि कम हुआ है। बोलो हाँ कि ना। यानी कि मुझे पता चल गया पी से शुरू हो रहा है, एस से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि एस में तो सीधा ये बोला कि भैया कम हुआ है, तो पहले बताओगे ना कि है पूरी दुनिया में, फिर बताओगे देखो इससे शुरू है ये, फिर बताओगे कि भाई साइंस के स्प्रेड होने की वजह से, एजुकेशन के स्प्रेड होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना ऐसे लोग भी हैं जो सुपरस्टिशन विश्वास कम करने लगे हैं, फिर बताओगे देखो ये है आज के समय में कंपल्जन है, और वो कंपल्जन क्या है कि वन कैन नॉट हीड एनीबडी स्नीज, जैसे पहले कोई छींक मारता था तो आप रुक जाते थे, लेकिन आज इतनी कंपल्जन है कि किसी की छींक पे आप रुकोगे नहीं, तो इससे ये कनेक्टेड है, यानी कि एस के बाद क्यू आना चाहिए, तो एस के बाद क्यू आ रहा है, तो या तो आप इनका पेयर बना सकते थे। यहां पर लिखा है ना कि मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी मजबूरियां लोगों की, और वो मजबूरी क्या है कि भाई अगर आप कोई छींकेगा तो आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको पंक्चुअल होना होता है, ड्यूटी पर छुट्टी नहीं कर सकते, समय से पहुंचना होता है। समझ में आ गई बात? तो इंट्रोडक्शन ये था, ये मैंने साबित कर दिया, क्योंकि ये इंट्रो नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, ये इंट्रो नहीं है क्योंकि बट से शुरू है, ये इंट्रो नहीं है क्योंकि यहां पर तो सीधा ये बोला गया कि भैया कुछ सुपरस्टिशन फेड आउट हुए हैं, तो पहले बताओगे कि है फिर बताओगे कि फेड आउट हुए हैं। बोलो हाँ कि ना। तो ऑप्शन इज डी। ऑल क्लियर? अगला करिए, करिए इसको जल्दी से। देखो पी क्यू आर एस, पी एस क्यू आर यानी कि पी क्यू आर एस, तो यानी कि चारों में से कोई भी आ सकता है। आगे देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, तो सीधा दिस से शुरू हो रहा है, तो ये तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया। दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, तो क्या है, कौन सी वो चीज है जो यूनिवर्सल फिनोमिनन है? यही सुपरस्टिशन, इसी के लिए तो दिस लगा हुआ है ना, दिस। ठीक है, आगे देखिए, ऑल ओवर द ग्लोब पीपल हैव सुपरस्टिशंस, पूरे संसार में लोगों को अंधविश्वास होता है। ऑल्दो द सुपरस्टिशन में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास जो है ना अलग अलग देश में अलग अलग हो सकते हैं, और फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, नॉर डज, सीधा नॉर से तो शुरू करेंगे नहीं, सीधा नॉर से शुरू करेंगे नहीं, बोलो हाँ कि ना। नॉर से शुरू करेंगे नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो एस वाला भी कट गया, आपके पास बचा आर और पी, आर और पी। अब देखो आर एक इंट्रोडक्शन है, पी को पढ़ो एक बार। सुपरस्टिशन मीन एन इरेशनल बिलीफ इन और नोशन ऑफ द ओमिनस सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कि सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, जब यहां खुद ही बोल दिया सुपरस्टिशन का मतलब ये होता है, मतलब यहां पर सबसे पहले सुपरस्टिशन क्या होता है वो बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि संसार में हर जगह है, तो पहले पी आएगा फिर ये आएगा, यानी कि पी वाला आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। पी के अंदर ये बताया है एक सेकंड भाई, nor does education drives away significances of particular things, circumstances. All over the globe people have superstitions, although the superstitions may vary, ये ठीक है। This is a universal phenomenon cutting across caste, communal and even national boundaries. Nor does education drives away superstition completely. ये कहाँ फिट हो रहा है? RPSQ
ऑल ओवर द वर्ल्ड सुपरस्टिशंस, ऑल्दो द सुपरस्टिशंस में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और फ्रॉम रीजन टू रीजन. सुपरस्टिशंस मीन एन इरेशनल बिलीफ इन और नोशन ऑफ द मीन सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, सर्कमस्टांसेस और द लाइक. उसके बाद एस, नॉर डज एजुकेशन ड्राइव्स. नहीं, ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है, जो आप सोच रहे हो वही आंसर है. ओके, जो आप सोच रहे हो आंसर बिल्कुल वही है. ठीक है, आगे बढ़ जाए, करिए इसको जल्दी से. चलो, क्या है? एस आर क्यू. क्यू यानी कि पी से शुरू नहीं हो सकता, कहीं पर नहीं दे रखा पी पहले. आइए, क्या है क्यू में? क्या है? एज मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ. मतलब इंसान अपने आप में कोई आइलैंड तो है नहीं कि अलग रहे, अकेले में रहे, एकांत में रहे. ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन. इंसान जो है ना, अकेले में खुश नहीं रह सकता. ठीक है, हो सकता है. इंट्रोडक्शन आर पढ़िए. ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली. इंसान जो है ना, अपनी फैमिली की कंपनी में जीता है, फ्रेंड्स की कंपनी में, मतलब उनके आसपास, कलीग्स के आसपास, सुपीरियर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेज एंड लिफ्ट्स. बस हो चाहे लिफ्ट हो, स्ट्रेंजर्स के बीच में जीता, अकेले में नहीं जीता है. एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप विद ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर देयर. तो इससे भी शुरू नहीं हो सकता, सीधा एंड से शुरू है, कंजंक्शन है, ये तो जोड़ने वाला है, तो सीधा एस से शुरू नहीं करोगे, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब क्या क्यू में एक इंट्रोडक्शन लग रहा है या आर में इंट्रोडक्शन लग रहा है? बस इतना देख लो. यानी कि क्यू और आर में पहले क्या आना चाहिए? देखो यहां पर क्या लिखा है, इंसान जो है ना, एक आइलैंड नहीं है जो अकेले में रह सके. वो अकेले में कभी खुश नहीं रह सकता. इंसान अपने लोगों की कंपनी में रहता, परिवार के, फ्रेंड्स की. यानी कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा. कॉमन सेंस है, लॉजिक है. यहां पर क्या बोला कि इंसान अकेले में नहीं रह सकता. इंसान जो है ना, रहता है किस में? रहता है लोगों की कंपनी में, है ना, अपने फ्रेंड्स की कंपनी में, अपने कलीग्स की कंपनी में. मेरी बात को समझ पा रहे हो दोस्त? ठीक है, और यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, लिखा है ना, सुपीरियर्स. और यहां पर देखो क्या लिखा है, एंड ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट करके, दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप. उनको अपने रिलेशनशिप जो है, देखो क्या लिखा है, वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ. कि एक एक करके हर व्यक्ति को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ. उनके साथ में बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो लाइफ में मैटर करते हैं. और इससे जोड़ दिया है इसको, देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा और बनाए रखना पड़ेगा. क्या? एक डीप और लास्टिंग बॉन्ड, यानी कि गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा. किनके साथ में? उनके साथ में जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण लोग हैं. और एक एक करके ईंट ईंट जोड़ के उनको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ. तो यानी कि इससे जुड़ा हुआ ये है. यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी के जस्ट बाद एस आएगा. तो पी के जस्ट बाद एस देखना है, तो पी के जस्ट बाद एस, पी के जस्ट बाद एस, पी के बाद एस किस में है भाई? इसमें उल्टा है, एसपी 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 है, उल्टा दे रखा है. पी के बाद एस कहीं नहीं दे रखा, पहले पी आना चाहिए फिर एस आना चाहिए. ऑप्शन गलत है क्या? इतना तो मुझे पता है कि क्यू से शुरू है, क्यू के बाद आर आना चाहिए. ये तो मैंने देख लिया ना कि क्यू के बाद ही आर आना चाहिए. ठीक है, तो क्यू के बाद आर किस किस में है? इसमें आर पहले है, इसमें क्यू के बाद आर है, इसमें भी क्यू के बाद आर है, ये दोनों है. ठीक है, और क्यू से इंट्रोडक्शन है, क्यू के बाद जस्ट आर इसमें है, तो एसपी दे रखा है इसमें. एज मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन. देखो चलो समझाता हूं मैं, समझ लो. पहले नंबर पे ये आ जाएगा, इसमें ये बता रखा कि इंसान जो है ना अकेला नहीं रह सकता. इंसान जो है अकेला नहीं रह सकता क्योंकि वो कोई आइलैंड नहीं है. इंसान क्या करता है? ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली. अपने फैमिली की कंपनी में, फ्रेंड्स की कंपनी में. मतलब यहां पर लोगों के बारे में बताया कि किन किन की कंपनी में वो रहता है. उसके बाद फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर बताया. उसके बाद अब यहां पर पीएस का ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो यहां पर एसपी होना चाहिए. क्योंकि पीएस का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, तो लॉजिक लगाओगे सब जगह क्या है? एसपी एसपी एसपी. तो हम यही मान लेंगे पहले एस आएगा फिर पी आएगा. यानी कि मुझे पता है क्यू और आर इस तरीके से, तो क्यू आर एस पी ये आपका आंसर होना चाहिए. तो इसलिए लॉजिकली ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा. ठीक है, डी बिल्कुल सही था आपका भाई, आप लोगों का ठीक था, नो डाउट. ठीक है, ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन कंपनी ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स. इन सबकी कंपनी में जीता है. एंड ब्रिक बाय ब्रिक करके वो क्या करता है? दोनों को जोड़ सकते हो एंड से, कोई दिक्कत नहीं है. वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं टू ले सिक्योर फाउंडेशन फॉर द रोड टू हैप्पीनेस. एक फाउंडेशन डालते हैं. क्या डालते हैं? फाउंडेशन डालते हैं, नींव शुरू करते हैं. वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ. ठीक है, समझ गए? ठीक है, आइए. पी आर एस क्यू, आर पी एस क्यू, क्यू पी एस आर. देखो यानी कि पी क्यू आर एस चारों दे रखे हैं.
कुछ पकड़ो इसमें, देखो बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन कैन ऑल्सो हेल्प, कैन ऑल्सो हेल्प, तो ऑल्सो आ गया, मतलब ये क्या है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, मतलब और इसके अलावा और भी हेल्प कर सकते हैं, तो किसके अलावा, तो पहले कुछ और होगा। courtesy and politeness is the key to good manners, no doubt these are little words, तो these आ रहा है इसमें, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, ये वो छोटे वर्ड्स हैं, ये वो छोटे वर्ड्स हैं, तो कोई तो ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके बारे में लिखा हुआ है, वो वर्ड्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, बेग योर पार्डन सर, ये वो छोटे वर्ड्स हैं, यानी कि मुझे पता चलेगा कि एस और आर एक साथ मुझे दिखने चाहिए। देखो द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स लाइक सॉरी, प्लीज, थैंक यू, बेग योर पार्डन सर etc creates a healthy impact on the minds of others, no doubt these are little words, ये छोटे वर्ड्स हैं, यानी कि इन्हीं वर्ड्स के लिए लिखा है these are little words, मैंने इसलिए कहा था कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है, इसी के लिए तो लिखा है ना these little words, यानी कि एस और आर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, एस और आर इसमें नहीं है, एस और आर इसमें साथ में नहीं है, इसमें एस और आर साथ में है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रिक मिलेगी, ढूंढना आना चाहिए। बड़े तड़ातड़ तुम लोग आंसर लिखते जा रहे हो कमेंट में, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी सीख जाओगे उम्मीद नहीं थी, बहुत तड़ातड़ तुम लोग आंसर जो है ना लिखते जा रहे हो, बहुत बढ़िया यार, शानदार, बहुत बढ़िया। कर दो जल्दी से इसको भी, इतना किया है मालिक तो इसको भी कर दो, हो गया आपका। आइए ढूंढना है आपको कुछ ऐसा तड़कता भड़कता, पहले ऑप्शन देखना है PQRS, यानी कि चारों में से इंट्रो मिल जाए बस आपको। नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज, कोई किसी भी पार्टनर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो व्यूज को एयर करे, यानी कि बाहर पब्लिक करे, ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक, तो कौन से पार्टनर की बात हो रही है यहां पर। अगर मैं सीधा इससे शुरू करता हूं, बताना मुझे, अगर मैं सीधा इससे शुरू करता हूं कि नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू, मैं इसी से शुरू कर रहा हूं, नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड, तो क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है कि यार कौन से पार्टनर की बात हो रही है, किसके पार्टनर की बात हो रही है ना, नहीं आ रहा समझ में, काट दो इसको, क्यों पढ़ो। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट, एकमात्र रिक्वायरमेंट ये है, तो किसकी रिक्वायरमेंट है, शुरू इससे कर रहा हूं अगर मैं, द ओनली रिक्वायरमेंट, एकमात्र आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता, क्या बात है, बात तो बताओ, इससे भी शुरू नहीं कर सकता मैं, इंट्रो नहीं है ये। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू, अब देखो यहां पर आया ना कोलिशन पार्टी के बारे में बात हो रही है, यानी कि गठबंधन की जो पार्टी होती है, मतलब जब सरकार बनती है दो तीन पार्टीज को मिलाकर, उसको बोलते हैं क्या, गठबंधन की सरकार, तो उसमें जितनी भी पार्टीज होती हैं उसको बोला जाता है कोलिशन पार्टी, तो उसके पार्टनर्स की बात हो रही थी, तो डायरेक्ट ये लिखता तो समझ में नहीं आता ना, यानी कि पहले कोलिशन पार्टी के बारे में लिखना पड़ेगा ना, बोलो हाँ कि ना। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस। अब अगला ये एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन, एक्सपीरियंस ने हमें ये दिखाया है दैट अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन रन एज स्मूथली एज एनी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस ने हमें ये दिखाया कि कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना वो बड़े स्मूथली चल सकती है जितने की कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चल सकती है। ये इंट्रोडक्शन लग रहा है मुझे अच्छा, कि हमें ये एक्सपीरियंस ने दिखा दिया है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना वो बड़ी स्मूथली चल सकती है, अगर कोई सिंगल पार्टी है चल सकती है तो कोलिशन गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे से चल सकती है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा एनडीए, एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक कोलिशन है ना, अलग अलग पार्टीज को मिलाकर गवर्नमेंट जो बनती है उसको एनडीए कहते हैं, ये बीजेपी का कोलिशन है। ऐसी यूपीए, यूनाइटेड पार्टीज अलायंस, ये कांग्रेस का गठबंधन है ना, तो वही यहां पर बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि हमें ये दिखा दिया एक्सपीरियंस ने कि भैया कोलिशन गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे से चल सकती है, बस इसके लिए एकमात्र रिक्वायरमेंट। अब ये मुझे समझ में आ गया कि क्यों लिखा है ये, है ना, कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना बड़े अच्छे से चल सकती है, ठीक है। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस, और यहां पर ये इसके बाद ही आएगा, यहां पर क्या लिखा, कोलिशन पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज की या फिर सभी एक्शंस की। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है इंट्रोडक्शन है, तो एस वाला एक ही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर कट जाएगा, SQRP, ठीक है, कि भैया कोलिशन गवर्नमेंट भी उतनी अच्छी तरीके से चल सकती है जितनी की कोई सिंगल पार्टी, बस एक ही रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद कनेक्ट हो रहा है कि कोलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिससे उनको चिपक के रहना है, चिपक के क्या करना है, रहना है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा कि हर कोलिशन पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को और पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना होता है, और किसी भी पार्टनर को कोई पर्टिकुलर जो व्यूज हैं वो पब्लिक में एयर नहीं करने होते। तो इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया था, तो मेरा आंसर आ गया, इजी पड़ गया मेरे लिए, बोलो हाँ कि ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको जल्दी से आप लोग कर दो,
इसको जल्दी से आप लोग कर दो फटाफट से, और इसकी जो पीडीएफ और नोट्स हैं क्लास के वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कल डालना रह गया था तो अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंग्लिश बाय रोशन सर टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सीधा क्लिक करोगे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई, पी क्यू आर एस चारों अलग अलग है, पी को पढ़ते हैं। फार्मर्स कुड नो लॉन्गर पे देयर लोन्स, फार्मर जो थे ना वो अब और अपने लोन्स को पे नहीं कर सकते थे। एंड सम बैंक्स वर क्लोज डाउन, और कुछ बैंक्स बंद हो गए थे। तो क्या ये इंट्रोडक्शन किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये फार्मर्स अपने लोन्स वगैरह नहीं दे सकते थे और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए थे? तो कब की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, आगे पढ़िए। प्राइसेस ड्रॉप्ड, कीमतें गिर गई ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई बढ़ने की वजह से, विच वाज फॉलोड बाय ड्रॉट, जो सूखे की वजह से हुआ था। तो सीधा अगर मैं लिख दूं कि भाई सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीज हो गई, और सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से प्राइस गिर गए, तो क्या ये इंट्रोडक्शन है? नहीं है। द कंट्री वॉज वेल एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, जो कंट्री थी ना वो बहुत ज्यादा एडवांस थी टेक्नोलॉजी में। तो कौन सी कंट्री? अगर द कंट्री लिखा है तो किसी कंट्री का तो डिस्कस किया गया होगा। इसमें किसी कंट्री का नाम नहीं है, इसमें कंट्री का नाम नहीं है, इसमें कंट्री का नाम है, यानी कि एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा, खेल खत्म। द कंट्री लिखा है ना, तो कौन सी कंट्री? जिस कंट्री के बारे में यहां लिखा है तो अमेरिका पहले आएगा, उसके बाद ही लिखेंगे द कंट्री, क्योंकि कंट्री के साथ द लिखा है, यानी कि कंट्री का जिक्र पहले हो चुका होगा, तभी लिखा है द, यानी कि एस के बाद आर। तो एस के बाद आर किसमें दिख रहा है? मुझे एस के बाद आर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। लेकिन कमाल की बात है यहां पर क्यू को इंट्रोडक्शन बना रखा है, जो कि मुझे पता है क्यू जो है ना इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा। ठीक है, और यहां पर क्या पी और एस में से अब आपको देखना कि कौन सा इंट्रो। तो मुझे पता है ना कि पी भी मेरा इंट्रो नहीं था, बता तो दिया था मैंने आपको, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा भाई। पी मेरा इंट्रो नहीं था इसलिए खत्म हो गया, क्यू मेरा इंट्रो नहीं था इसलिए खत्म हो गया, और ये क्यों खत्म हुआ? क्योंकि मुझे एस आर चाहिए था, यहां पर आर एस दे रखा है, तो एस आर यहीं पर दे रखा है साथ में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बताइए। धन्यवाद भाई आपके इन अच्छे शब्दों के लिए। ठीक है, और क्लास के कंटेंट में अगर आपको लगता है कि है बात, तो मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग शेयर किया करो। अच्छे लेवल के पैराजंबल आज मैं लेकर आया हूं, अगर आप इनको कर लेते हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप पैराजंबल में आप प्रो बन चुके हो, और आप कोई भी पैराजंबल का क्वेश्चन कर लोगे। बस आपको एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है दोस्त। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, है ना, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, और आपको मैं समय दूंगा 1 मिनट का करने के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, इस तरीके का भी पैराजंबल आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है ना, ये जो S1 लिखा होता है, ठीक है, और ये जो S6 लिखा होता है, इसका मतलब जानते हो, ये होता है सेंटेंस 1। S1 का मतलब है सेंटेंस नंबर 1, यानी कि ये कंफर्म होता है। ये अच्छी चीज होती है कि यहां पर ना जो पहला सेंटेंस है, यानी कि जिससे स्टार्टिंग होगी वो आपको दे दिया जाता है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि भाई इससे मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि जो पैराग्राफ है ये इससे शुरू हो रहा है, और सेंटेंस 6 का मतलब ये लास्ट में, मतलब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दे रखी है ना। इस टाइप का अगर आ जाए तो कैसे करोगे, पता लग गया आपको। स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो दे रखी है। ठीक है, समझ गए बात को, स्टार्टिंग और एंडिंग आपको दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि भैया इनका सीक्वेंस क्या होगा फिर PQRS का। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको दे रखी है, तो स्टार्टिंग वाले को पढ़ लो। क्या दे रखा है? 1 हॉट डे, एक मतलब गर्मी के दिन की बात हो रही है, एक दिन एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, एक चींटी जो है कुछ पानी की तलाश कर रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ समय तक इधर उधर चलने के बाद, शी केम टू अ स्प्रिंग, वो एक झरने के पास आई। ठीक है, शी केम टू अ स्प्रिंग। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में क्या हो सकता है, इन चारों में से क्या हो सकता है? वाइल मेकिंग हर वे अप, ऊपर जाते समय, वाइल मेकिंग हर वे अप यानी कि ऊपर जाते समय। तो क्या इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा बोला गया है कि वो ऊपर चढ़ रही है? जब तक ऐसा ना बोला गया कि ऊपर चढ़ रही थी या उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया और ऊपर चढ़ते समय, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया कि ऊपर चढ़ रही है वो। आगे पढ़ते हैं। टू रीच द स्प्रिंग, स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अब देखो यहां पर डिस्कस कर रखा है कि भाई स्प्रिंग के पास पहुंच तो गई, लेकिन उस स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए उसे क्लाइंब करना पड़ेगा, मतलब चढ़ना पड़ेगा अ ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, यानी कि कुछ घास को चढ़कर उसे ऊपर जाना पड़ेगा स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए, यानी कि यहां पर बात कर रहा ऊपर पहुंचने की। देखो अब ये दोनों कनेक्टेड है कैसे, यहां पर बोला कि एक स्प्रिंग के पास पहुंची, लेकिन स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए, तो इसी स्प्रिंग की बात हो रही है। अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग, कुछ याद आया?
अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग, एक ही नाउन के साथ में आर्टिकल ए हो और द हो तो पहले ए वाला लगा देना। यानी कि मुझे इतना पता चल गया कि इन चारों में से सबसे पहले क्यू आएगा। तो क्यू किस में दे रखा है? एक ही में दे रखा है, तो इसमें आगे कुछ देखने की जरूरत हमें थी नहीं, और एग्जाम के अंदर इसी तरीके से आपको करना, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला ही पढ़ के समझ में आ जाए कि ये मेरा आंसर है, फिर भी अगर आप कंफर्म होना चाहते हो तो कंफर्म हो सकते हो भाई। यहां पर बोल रहा है कि ऊपर चढ़ने की जरूरत थी, और ऊपर चढ़ते समय तो ये दोनों कनेक्टेड हो गए अपने आप ही, नहीं हो गए बताओ? यानी कि क्यू के बाद पी आएगा, तो चलो और कंफर्म हो गया मैं, बिल्कुल क्यू के बाद पी आ रहा है, बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब यहां पर क्या है देखो, स्लिप्ड एंड, अब क्या है, वो फिसल गई और पानी में गिर गई। तो पानी में गिरी तो क्या हुआ? शी कुड हैव ड्राउन्ड इफ अ डव यानी कि पक्षी, कबूतर जैसा, अप नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर, सीइंग दैट द एंट वाज इन ट्रबल द डव। अब देखो अ डव दिख रहा है और यहां पर दिख रहा है द डव, तो ये भी कंफर्म हो गया कि पहले अ वाला फिर द वाला। और कितने हिंट्स दूं मैं आपको, यानी कि पहले आर फिर एस, तो आर एस का पेयर है इसमें, तो बिल्कुल आर एस का भी पेयर है, यानी कि अब तो कंफर्म हो गए 100%, 100% कंफर्म हो गए, बोलो हाँ कि ना? 100% कंफर्म हो गया कि अब आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करो जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी जनरल। अच्छा पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है? पी आर आर, यानी कि मुझे पता है ना तो क्यू से शुरू हो सकता है और ना ही एस से शुरू हो सकता है सेंटेंस, इतना तो पता लग गया मुझे। ना तो मेरा सेंटेंस क्यू से शुरू हो सकता है, ना मेरा सेंटेंस एस से शुरू हो सकता है। और क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इन दोनों से शुरू नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे इतना पता है कि ऑप्शन में या तो पी दे रखा है शुरू में, या तो आर दे रखा है शुरू में, है ना? क्यू और एस तो है ही नहीं, तो नहीं हो सकता शुरू। अब आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या आना चाहिए पहले, ठीक है। द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी जनरली और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। विद इन अ प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट विच डज नॉट लिव अप टू इट्स प्रोग्रेसिव एजेंडा इन एवरी एस्पेक्ट। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे बालक होंगे जिनको इसकी मीनिंग ही नहीं पता होगी, समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि लिखा क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैरा जंबल को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इसकी मीनिंग आती ही हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे, इसको पढ़ो। द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म नेवर हैव अ मोनोपोली इन सोशल क्रिटिसिज्म। मुझे इसको भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या लिखा, मैं इसको स्टार्टिंग मानूं, इसको स्टार्टिंग मानूं। दोनों में से किसी को भी स्टार्टिंग अगर मानता हूं तो फिर भी मेरे सामने दो ऑप्शन तो बचेंगे ही ना। मान के चलो मैं बोलता हूं पी से शुरू हो रहा है ना, तो आर वाले दोनों कट जाएंगे, लेकिन पी वाले तो दोनों बचेंगे, तो इन दोनों में ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। इस चीज को समझ रहे हो? तो इस चीज को समझ के ना यहां पर आप ये देख सकते हो कि यहां पर ना मुझे एक नेवरदलेस जो वर्ड है ये मुझे मिल गया, जो कि कंजंक्शन है। और मैंने आपको बता रखा है कि नेवरदलेस कंजंक्शन जो है ना, ये दिखाता है कॉन्ट्राडिक्शन को, यानी कि दो ऑपोजिट चीजों को दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ता है। तो यहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, ये बताओ मुझे। नेवरदलेस मोस्ट सोशल क्रिटिक्स स्टिल, अभी भी कंसिडर करते हैं द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म टू बी सेंट्रल। ठीक है, मुझे यहां पर एक वर्ड दिख रहा है स्टिल, यानी कि अभी भी, और ये क्या है? नेवरदलेस आ रहा है। अब जरा इस वाले को पढ़ना, विद इन और आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि जब मॉडर्निज्म आया, यानी कि जब हम लोग मॉडर्न बन गए उसके बाद की बात हो रही है। अ ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी नो लॉन्गर सीम्स पॉसिबल, दिस डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी और द नेसेसिटी ऑफ डायलॉग, नेवरदलेस मोस्ट सोशल क्रिटिसिज्म स्टिल। यहां पर बात कब की हो रही है? मॉडर्निज्म के बाद की बात हो रही है, और यहां पर बात किसकी हो रही है? स्टिल, यानी कि अभी भी की बात हो रही है। तो क्या ये एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट नहीं है? बताइए, क्या ये एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट नहीं है कि नहीं है? यहां पर बात हो रही है पोस्ट मॉडर्निज्म की, यानी कि मॉडर्निज्म के बाद की, और यहां की बात हो रही है अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, यानी कि मैं इससे पेयर बना सकता हूं, क्योंकि ये मुझे पता कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ता है, तो मैं पेयर बना सकता हूं। पहले क्यू आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए। क्यू एस का पेयर मुझे किस में दिख रहा है? क्यू एस का पेयर मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है। क्यू एस का पेयर मुझे और किस में दिख रहा है भाई? इसमें दिख रहा है, और इन दोनों में तो नहीं दिख रहा, इन दोनों में तो नहीं दिख रहा, बोलो हाँ कि ना? इन दोनों में तो क्यूएस का पेयर मुझे नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इन दोनों में दिख रहा मुझे, ठीक है। अब बात वहीं पर आ जाती है घुमा फिरा के, अब दोनों ऑप्शन अलग अलग है, पी से शुरू होना चाहिए कि आर से शुरू होना चाहिए, या फिर आप एक चीज और देख सकते हो, ठीक है, कि क्यू के पहले आर आना चाहिए या पी आना चाहिए। क्यू के पहले आर आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो मेरे दोस्त अब आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही पकड़ना पड़ेगा। ये मैंने कहा ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहां पर आपने सारे तिगड़म लगा लिए लेकिन फिर भी आपका आंसर नहीं आया, आप आके दो ऑप्शन में फंस गए, आप आके दो ऑप्शन में फंस गए, ठीक है। अब यहां पर जो होशियार बालक है ना, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर ध्यान से, देखो आराम से पढ़ो। द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म
सोशल क्रिटिसिज्म का जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स होते, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब जिनसे शुरू होता है, ये कैन बी वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म नेवर हैव अ मोनोपोली इन सोशल क्रिटिसिज्म। तो यहां पर आपको पढ़ के नहीं लग रहा कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है? बताइए, यहां पर बताया है कि द स्टार्टिंग पॉइंट्स, किसके स्टार्टिंग पॉइंट? सोशल क्रिटिसिज्म के। और यहां पर पढ़ना द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी, सीधा पॉइंट के बाद वर्ब लगा दिया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट, किसका स्टार्टिंग पॉइंट, किस स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है? लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया द स्टार्टिंग पॉइंट्स, किसके स्टार्टिंग पॉइंट? सोशल क्रिटिसिज्म के स्टार्टिंग पॉइंट्स। यानी कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट्स किसके हैं उसकी बात की जा रही है। तो पहले आर को लगाओगे, उसके बाद ही आप पी को लगा पाओगे। दोस्त बोलो हाँ कि ना? यानी कि आर और पी मुझे इसमें दिख रहा है, तो यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोलो कितनों को आई बात, कितनों को नहीं आई बात समझ में? मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को तोड़ना हमारा काम है ना, उसको सॉल्व करना हमारा काम है। समझ में आया मैंने क्या बोला? भैया यहां पर क्या बोला? द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, कि सोशल क्रिटिसिज्म के जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं कैन बी वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है मुझे पता स्टार्टिंग पॉइंट्स किसके? सोशल क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। यहां पर सीधा बोला द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस। तो कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट? अगर आप सीधा इससे शुरू करोगे, मान के चलो पैसेज को, द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस, तो पढ़ने वाले के मन में आएगा ना स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी, किसके स्टार्टिंग पॉइंट, कौन से स्टार्टिंग पॉइंट? लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा है कि कौन से स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि दिस इज द इंट्रो पार्ट, यानी कि पहले क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। समझ गए? बोलो हाँ कि ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से करो भाई, आ जाओ। आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। फॉर व्हाट वी नीड पीपल हु पोजेस नॉट ओनली हाई स्किल बट ऑल्सो बट हाई वैल्यूज। ऑप्शन देखो ना एक बार, पी आर आर एस, यानी कि क्यू से शुरू नहीं हो सकता, वैसे भी सो से शुरू हो रहा है तो नहीं हो सकता। फोर से, क्या फोर से शुरू हो सकता है क्या? अच्छा पढ़ो एक बार। फॉर व्हाट, जिसके लिए, फॉर व्हाट का मतलब जिसके लिए, तो किसके लिए? अगर मैं सीधा किसी सेंटेंस को शुरू कर रहा हूं कि जिसके लिए वी नीड, हमें आवश्यकता ऐसे लोगों की जिनके पास हाई स्किल्स हो और हाई वैल्यूज भी हो, तो किसके लिए? यहां लिखा है इस चीज के लिए हमें आवश्यकता है, तो किस चीज के लिए आवश्यकता है? तो पी से शुरू तो नहीं करोगे ना, इतना तो आपने सीख लिया, पढ़ लिया, इतना तो आपने। आर को पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, a question arises, एक क्वेश्चन खड़ा होता है वहां पर, as to what kind of education needs to be given to the youngsters, कि यंगस्टर्स को किस टाइप का एजुकेशन हमें देना चाहिए। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि आज के यंगस्टर्स को हमें किस टाइप का जो एजुकेशन है वो देना चाहिए। तो क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली एन एफ्लुएंट सोसाइटी, हमारा लक्ष्य ये है कि हम केवल एक अमीर सोसाइटी ना क्रिएट करें, ऐसी सोसाइटी जहां पर सभी अमीर लोग रहते हैं, बल्कि एन इगैलिटेरियन, जहां पर समानता हो, जस्ट न्याय हो, ह्यूमेन मानवता हो, एंड कंपैशनेट सोसाइटी। हमारा लक्ष्य केवल एक एफ्लुएंट सोसाइटी बनाना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है ये सारी चीजें सोसाइटी में स्थापित करना। तो ये किस चीज का लक्ष्य है? ये किस चीज का लक्ष्य है? ये लक्ष्य है एजुकेशन का। ठीक है, अब जरा इस वाले पार्ट को पढ़ो। फॉर व्हाट वी नीड पीपल हु पोजेस नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यूज एज वेल। अब एक बात बताओ, इंट्रोडक्शन आपको पता है पी नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर व्हाट लिखा है तो पी वाला कट गया। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बच्चे आपके आर और एस। तो इन दोनों के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि पहले आपको स्टार्ट करना है, तो आप क्या स्टार्ट करोगे दोस्त मेरे? बताइए। इसके अंदर आप ये बोल रहे हो ना कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन वहां पे खड़ा होता है कि हमें अपने यूथ को कैसे शिक्षा देनी है, तो पहले यही आएगा, ये इंट्रोडक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो एस भी लग रहा है, हमें तो क्या लग रहा है? एस भी लग रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के ना हम क्या करते हैं ना, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेयर वाला तरीका अपना सुपर हिट है। पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, आ जाइए। सो द नीड ऑफ द आवर इज नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, यहां पर क्या लिखा है? जिसके लिए हमें आवश्यकता है, तो किसके लिए आवश्यकता है? एक चीज बताओ, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, तो उसका मतलब है कि कैसी एजुकेशन हमें देनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है, और इन्हीं चीजों के लिए तो हमें आवश्यकता है ऐसे लोगों की जिनके पास केवल हाई स्किल्स ना हो बल्कि हाई वैल्यूज भी हो। क्योंकि अगर केवल हाई स्किल होगा तो लोग केवल अमीर बन सकते हैं अपने स्किल के बलबूते, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज भी हाई होगी तो ही ना ये वाला समाज बनेगा। यानी कि ये हमारा एम है। देखो मेरी बात को समझो, ये हमारा एम है, और इसी एम के लिए, तो ये जो के लिए लिखा है किसके लिए लिखा है? इसी एम को अचीव करने के लिए। बोलो हाँ कि ना?
ये जो के लिए लिखा है ये किसके लिए लिखा है, इसी एम को अचीव करने के लिए। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आप पेयर बनाने की कोशिश करोगे तो एस और पी का पेयर बन जाएगा, तो एस और पी का पेयर, लेकिन एस से शुरू नहीं करना क्योंकि एस तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट नहीं है, आर से शुरू करना है हमें। तो एस और पी वाला पेयर इसमें बन रहा है। इसमें देखो कितना एग्जामिनर किस हद तक जाके आपको परेशान कर सकता है ना, किस हद तक जाके आपको परेशान कर सकता है। एसपी इसमें भी आ रहा है, एसपी इसमें भी आ रहा है, आर से भी शुरू है, आर से भी शुरू है। अब आपको ये पता है ना कि भाई जो क्यू है, देखो यहाँ पर आर के जस्ट बाद क्यू दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें अपने यूथ को किस टाइप की एजुकेशन देनी। तो पहले तो इसमें एक सवाल खड़ा किया गया, इसमें एक सवाल खड़ा किया गया कि किस टाइप की एजुकेशन देनी है, और डायरेक्ट बोल रहा है इसीलिए हमें आवश्यकता है। तो पहले सवाल खड़ा किया, फिर बताया कि ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और ऐसा तभी होगा, और इसलिए हमें आवश्यकता किस चीज की, स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एजुकेशन। यानी कि कहने का मतलब है पी के आर के जस्ट बाद ये नहीं आएगा, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है दोस्त। कौन सा पॉइंट है? ये लास्ट वाला पॉइंट है, क्योंकि ये इसके अंदर सीधा कंक्लूजन की बात हो रही है। 100 वाले पार्ट के अंदर किसकी बात हो रही है मेरे दोस्त? कंक्लूजन की बात हो रही है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। समझ गए? आप में से ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक था, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक था, कुछ का गलत था, बाकियों का ठीक था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? अगर आपने इसको कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन किए हो भाई। ठीक है, अगला करो जल्दी से। हो गया भाई? हो गया? चलो आ जाओ। सबसे पहले ऑप्शन को देखो, पी और क्यू, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, पी और क्यू, पी और क्यू। अब एक बात आओ, पी में क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप। तो किसके परिणाम स्वरूप? सीधा शुरू में लिख दोगे क्या? परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। पहले कुछ बात करोगे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है, और परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप पहले तो लिखोगे नहीं। ये तो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट होता है? कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। तो मैं वैसे भी आंसर लगा सकता हूँ, जो दो ऑप्शन बचे हैं ना, इन दोनों में पी जो है ना यहाँ पर है, कंक्लूजन वाला पार्ट लास्ट में होना चाहिए, तो मैं वैसे भी आंसर लगा सकता हूँ। लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? फिर भी एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। इतना मुझे पता चल गया कि क्यू से शुरू होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन कट गए, दोनों बचे क्यू वाले, यानी कि क्यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम पेयर बना सकते हैं क्या? चलो क्यू से शुरू हो रहा है। स्टेबलाइजिंग, क्या लिखा हुआ है देखो, स्टेबलाइजिंग मेडिटेशन। जो स्टेबलाइजिंग मेडिटेशन होता है इज कैटलॉग्ड एज वन ऑफ द हार्डेस्ट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन बिकॉज फॉलोअर्स मस्ट कीप देयर माइंड, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स है, मतलब इस मेडिटेशन को करने वाले जो लोग हैं ना, उनको अपने माइंड को क्या रखना पड़ता है? कंट्रोल में रखना पड़ता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। कैसे? लंबे समय तक। दिस कंसिस्ट्स ऑफ, क्योंकि बाद एस पढ़ रहा हूं मैं, दिस कंसिस्ट्स ऑफ मेंटेनिंग फुल अटेंशन टू द रोल ऑब्जेक्ट फोकस, और उनको अपना फुल जो अटेंशन है ना वो लगाना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट फोकस, मतलब फोकस करना होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं क्यू के बाद पी को पढ़ता कि भाई स्टेबलाइजिंग मेडिटेशन जो होता है ना वो बड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल में करना होता है, और इसके परिणाम स्वरूप दे आर मोर एबल टू लिव इन हार्मनी। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि वो हार्मनी, यानी कि सुख शांति से मिलजुल कर रह सकते हैं। ऐसा कहीं लग रहा है? मतलब क्या इसके अंदर ऐसी कोई बात की गई जिसका रिजल्ट आपको ये दिखे? ये बताओ मुझे, क्या इसके अंदर ऐसी कोई बात कही गई है जिसका रिजल्ट आपको ये दिखे? आप कहोगे नहीं सर, इसके अंदर ऐसी तो कोई बात, इसके अंदर तो बताया भाई, इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया है कि स्टेबलाइजिंग मेडिटेशन होता क्या है, स्टेबलाइजिंग मेडिटेशन होता क्या है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है। तो इसकी सीधा बात रिजल्ट थोड़ी बता दोगे, इसके बाद आप ये बताओगे कि इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर क्या शामिल है, उसके बाद बताओगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, द बेनिफिट्स ऑफ दिस मेडिसिन, मेडिसिन कह रहा हूं, मेडिटेशन, इसी वाले मेडिटेशन का जो बेनिफिट है, यानी कि या पहले इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये, और परिणाम स्वरूप आ जाएगा ये, तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कंक्लूजन वाला पार्ट है, कि ये क्या है? कंक्लूजन वाला पार्ट है। बोलो हाँ कि ना? तो 19 का आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से आप में से ऑलमोस्ट ने आंसर ठीक दिया था। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 करिए। ऑप्शन देख लो पहले, पी क्यू आर एस, यानी कि किसी से भी शुरू हो सकता है। पढ़ते हैं, द रिसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस, मतलब यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में हाल ही में जो रिसेंट रिडक्शन यानी कि कमी देखने को मिली इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, एंड द इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी हैव रिजल्टेड इन इन्वेस्टर्स सीकिंग न्यू एवेन्यूज सच एज कमोडिटी मार्केट्स इन व्यू ऑफ टर्बुलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द लो रिटर्न्स इन ट्रेजरीज। आगे बढ़िए। द रिलेटिवली इजी लिक्विडिटी
and low interest rates by themselves, making holding of inventories attractive and thus induce volatility in commodity markets. अगला पढ़िए, the financialization of commodity trade and current extraordinary conditions in global financial markets could have influenced the spirits in prices. The weakening of the US dollar is also advanced as a reason for the advanced as a reason for the recent volatility. अब एक चीज बताओ, जो भी कठिन होता है ना, जो भी कठिन पैराजंबल होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा तोड़ आपको जरूर मिलेगा। जैसे कठिन ही तो है, इससे पहले भी जो आया था कठिन ही तो था, ये भी कठिन है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या इसको करने का कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। एक चीज बताओ, मुझे एक वर्ड दिखाई दिया ऑल्सो हम कब लगाते हैं? जब उससे पहले भी कोई बात हो रखी होती है तभी तो हम ऑल्सो लगाते हैं। जैसे यहां पर क्या बोला है कि जो वीकनिंग ऑफ यानी कि यूएस डॉलर में जो कमी देखने को मिली है, उसकी कीमत में जो कमी देखने को मिली है, यानी कि जो यूएस डॉलर कमजोर हुआ है ना, वो भी एक रीजन है। मतलब इससे पहले भी कोई रीजन होगा। मेरी बात को समझो, क्या बोल रहा है? जो यूएस की डॉलर में जो कमी देखने को मिली है, जो उसकी कमजोरी देखने को मिली है, डॉलर जो कमजोर हुआ है या वीक हुआ है, वो भी एक रीजन है। किस चीज का? फॉर द रिसेंट वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट। जो कमोडिटी मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली, यानी कि काफी चेंजेस देखने को मिले हैं, उसके पीछे ये भी एक रीजन है। तो अगर ये भी एक रीजन है तो इससे पहले भी एक रीजन होगा, और उस रीजन वाले पार्ट के अंदर भी इस चीज की बात की गई होगी कि भैया कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी। तो यहां पर मुझे दिख रहा है वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट्स। बोलो हाँ कि ना? द रिलेटिवली इजी लिक्विडिटी एंड लो इंटरेस्ट रेट, जो भैया इजी लिक्विडिटी है और लो इंटरेस्ट रेट है ना, बाय देमसेल्व्स मेक होल्डिंग ऑफ इन्वेंटरीज अट्रैक्टिव एंड दस इंड्यूस वॉलेटिलिटी। यानी कि ये चीज जो है ना, ये कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी का एक कारण है। और ये भी क्योंकि ऑल्सो इसमें लगा है, यानी कि मेरे दोस्त क्यू और एस का पेयर आपको मिला कि नहीं मिला? पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। तो क्यू एस मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है, यहां पर मुझे एस क्यू दिख रहा है, यहां पर भी मुझे क्यू एस दिख रहा है, यहां पर भी मुझे क्यू एस दिख रहा है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या एस से कोई सेंटेंस शुरू होगा? आपको सर एस से तो वैसे भी नहीं होगा, तो एस वाला कट गया, क्योंकि तो ऑल्सो वाला पार्ट है ना, ये ऑल्सो वाला पार्ट है, मतलब इससे पहले क्यू आना चाहिए। तो आपको क्यू और एस का पेयर तो दिख गया, और क्यू एस मुझे तीन जगह दिख रहे हैं। मुझे क्यू एस मुझे जो है ना 3 जगह दिख रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस को करने में मजा आता है, कम से कम आप ये तो देख पा रहे हो कि हाँ करना किस तरीके से है, ठीक है। अब एक बात आओ, मैं आपसे अगर पूछूं यहां पर देखो पी क्यू आर, इन तीनों में से इन तीनों में से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आप स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हो? क्योंकि इसमें तो और कोई तरीका है नहीं, पेयर आपने जितना बनाना था आपने पेयर बना लिया। क्या आप इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हो? पी क्यू आर में से अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता कर लिया तो आपका आंसर आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट, आइए पी को पढ़िए। द रिसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट में अभी हाल फिलहाल में रिडक्शन देखने को मिली। देखो एक बात हो, यहां पर ये बोला है ना कि लो इंटरेस्ट जो है ना इस चीज का कारण है, तो यहां पर बताया कि लो इंटरेस्ट किसी चीज का कारण बना, और यहां पर क्या बताया? द रिसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस एंड द इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी हैव रिजल्टेड इन इन्वेस्टर्स। यहां पर ये बताया कि भाई जो रिसेंट रिडक्शन है इंटरेस्ट रेट्स के अंदर इन द यूएस में, ये इस चीज का कारण बना है। इस चीज का क्या बना है? कारण बना है, यानी कि यहां पर उस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। बोलो हाँ कि ना? यहां पर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया कि द रिसेंट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस एंड द इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी हैव रिजल्टेड, ये कि इसका परिणाम क्या निकला? इन इन्वेस्टर्स सीकिंग न्यू एवेन्यूज, कि जो भैया इन्वेस्टर्स है ना वो नए नए एवेन्यूज जो है ना वो अब उसमें घुस रहे हैं। एज कमोडिटी मार्केट्स इन व्यू ऑफ टर्बुलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स एज अ लो रिटर्न्स इन ट्रेजरीज, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट है वो तो वैसे भी क्या है? बिगड़ा हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी से मुझे एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है। क्यू को पढ़ते हैं। द रिलेटिवली इजी लिक्विडिटी, रिलेटिवली अगर आ रहा है, रिलेटिवली का मतलब क्या है? किसी से रिलेट किया जा रहा है इसको। रिलेटिवली का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं आई एम रिलेटिवली बेटर या आई एम कंपैरेटिवली बेटर, इसका मतलब मैं अपनी कंडीशन को किसी और कंडीशन से रिलेट कर रहा हूं या कंपेयर कर रहा हूं। तो इससे तो मैं सीधा शुरू करूंगा नहीं मेरे दोस्त, बोलो हाँ कि ना? मैं क्यू से सीधा शुरू करूंगा नहीं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या बोल रहा है? द रिलेटिवली इजी लिक्विडिटी एंड लो इंटरेस्ट रेट्स बाय देमसेल्व्स मेकिंग होल्डिंग ऑफ इन्वेंटरीज अट्रैक्टिव एंड दस इंड्यूस वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट्स। ठीक है, आर को पढ़ते। द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड एंड करंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्पर्ट्स इन प्राइसेस। अब आप बताइए ये आर के अंदर क्या बोला जा रहा है?
आर और पी के अंदर क्या डिफरेंस है? पी के अंदर सीधा सीधा इंट्रोडक्शन दिया है, आर के अंदर क्या बोला है? द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड, कमोडिटी ट्रेड का जो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है एंड करंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल, और अभी पूरे ग्लोब में जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना उसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड, वो शायद हो सकता है इन्फ्लुएंस किया हो 10% प्राइसेस। ये जो प्राइसेस में कमी देखने को मिली है, कौन सी कमी? इसी कमी की तो बात हो रही है, इसी रिडक्शन की तो बात इसके अंदर कर रहा है। तो पहले यही आया होगा तभी आया होगा। यहां पर क्या बोल रहा है? इन चीजों ने ये जो प्राइस में जो स्पर्ट्स देखने को मिले हैं इसको क्या किया होगा? इन्फ्लुएंस किया होगा। तो कौन से स्पर्ट्स की बात हो रही है? इसी स्पर्ट्स की बात हो रही है, बोलो हाँ कि ना। यानी कि पहले पी आया होगा, उसके बाद ही आर आ सकता है, तो आर पहले नहीं आ सकता, आर पहले नहीं आ सकता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये ऐसे क्वेश्चंस में से है ना जो अगर एग्जाम में आता है तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसको पहले ट्राई मत करो, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है ना तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को करना, ठीक है? क्योंकि मैंने तो इसके अंदर 4-5 तिगड़म निकाले है ना कि कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने पेयर बना के देखा, फिर मैंने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट है, कहां कहां से मैंने ढूंढा कि इसके अंदर प्राइस में स्पर्ट्स की बात कर रहा है, कौन से स्पर्ट्स की बात कर रहा है? इसी वाले स्पर्ट्स की, तो पहले ये आ सकता है फिर ये आ सकता है। ऐसे करके मैंने ढूंढा, मेरे को ऑल्सो मिल गया, मैंने ऑल्सो को पकड़ लिया, पेयर बना दिया। एग्जाम में अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको करने लग जाओगे तो सारा टाइम आपका खा जाएगा ये, ठीक है? और एग्जाम में हर क्वेश्चन की वैल्यू सेम है 3 नंबर। आप ये करो चाहे कोई दूसरा क्वेश्चन करो, मिलने आपको 3 नंबर ही है। तो एग्जाम में जिद्दी और ढीठ मत बनना कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को हर हाल में निकालना है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला करो, इजी है, इजी है ये तो इजी है, इजी लग रहा है मुझे ये। रमन हो, ठीक है, इजी है, करिए। एक स्टोरी जैसा लग रहा है ये, करो। क्या मैं इसको ए से शुरू कर सकता हूं? ए तो है ही नहीं ऑप्शन में, खैर बी देखो। वंस, एक बार की बात है, तेनाली रमन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल। तेनाली रमन जो है ना काली टेम्पल विजिट करना चाहता था ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जो शहर के बिल्कुल कोने पर था, शहर के बिल्कुल बाहर था। एंड प्रे, और प्रार्थना करना चाहता था। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई तेनाली रमन एक बार काली मंदिर जाना चाहता था और वहां पर प्रार्थना करना चाहता था, ठीक है? अब सी को पढ़िए। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम तेनाली रीच द टेम्पल, मतलब जब तक तेनाली टेम्पल पहुंचा तो बहुत अंधेरा हो चुका। तो भाई पहले इच्छा बता रहे हैं कि वो जाना चाहता था, प्रे करना चाहता था, और यहां सीधा बोल रहा है कि जब तक वो मंदिर पहुंचा अंधेरा हो चुका। तो पहले उसकी इच्छा बताएगा, उसके बाद ही ये वाला पार्ट आएगा। सी से शुरू तो नहीं करोगे भाई, पहले तो यही हो रहा है ना कि वो चाहता था जाना, और इसमें क्या बोला सीधा? जब तक वो पहुंचा। तो यहां सीधा पहुंच गया, यहां क्या बोल रहा है? चाहता था। तो सी नहीं आएगा, डी पढ़ते हैं एक बार। रमन हु वॉज डेजल्ड, रमन देखो यहां पर तेनाली रमन और यहां पर शॉर्ट में रमन। तो किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म से पहले आता है। ये भी बताया था मैंने आपको, एक ट्रिक याद है आपको? तो ये भी ट्रिक आप लगा के वैसे कर सकते हो कि आपको पता है डी से शुरू नहीं कर सकते। तो ये तो पता लग गया कि बी से शुरू है, इंट्रोडक्शन है बी के अंदर। अब आपको ये देखना है कि बी के बाद सी आएगा या ए आएगा। आओ। वंस तेनाली रमन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड प्रे, इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम तेनाली रीच द टेम्पल, जब तक वो टेम्पल पहुंचा बहुत अंधेरा हो चुका था। प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉडेस, भगवान के सामने वो झुककर दंडवत प्रणाम किया। एंड विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके स्टार्टेड प्रेइंग टू मदर काली, काली माता से प्रार्थना करने लग गया। रमन हु वाज डेजल्ड टू सी मदर काली इन ऑल हर ग्लोरी, रमन जो था चौंक गया काली माता को देखकर। देखो यहां पर बोला है, अब आपको पता है यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है कि आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है, और उसके बाद अचानक बोल दिया कि काली माता को देखकर चौंक गया। तो ये नहीं, सच वॉज इज डिवोशन, उसका ऐसा डिवोशन था दैट काली माँ अपीयर्ड बिफोर हिम। यहां पर क्या बोला? काली माता उसके सामने प्रकट हो गई। तो पहले प्रकट हो गई, उसके बाद ही नहीं ये बोल रहा कि देखकर चौंक गया। यानी कि ए और डी का पेयर बना लो। तो ए और डी का पेयर मुझे इसमें मिल रहा है ना, इसमें तो नहीं है ए और डी, तो ये खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। इजी था, इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए था, ठीक है? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। ऐसे अगर उड़ा दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन सारे उड़ाया करो, आसान वाले तो कोई भी कर लेगा। असली खिलाड़ी वही है जो मुश्किल भी कर ले। अरे तो डायरेक्ट आंसर मार सकता हूं मैं। डायरेक्ट आंसर कैसे? इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट। तो क्या प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो सीधा लिख रहा हूं, इट प्रोनाउन से शुरू कर रहा हूं। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ओरल स्किल्स एंड इज ग्रेट सप्लीमेंट। इट भाई अब पहले मैं किसी चीज की बात करूंगा तभी ना बोलूंगा कि भाई और ये प्रोवाइड करता है। तो कौन सी चीज है वो जो प्रोवाइड करती है? यानी कि ए से शुरू नहीं करना है आपको। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, और बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों की
कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में अपना बहुत योगदान दे रही है। तो भाई इसी टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है ये इट लिखा हो, हाँ कि ना, तो यानी कि पहले बी आ सकता है। अब एक बार डी को देख लेते हैं। हाउएवर, क्या हाउएवर से शुरू करोगे? नहीं करोगे। हाउएवर तो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, तो सीधा हाउएवर से शुरू तो नहीं करोगे मेरे दोस्त। यानी कि दो ऑप्शन बचे आपके पास, एक और चार, एक और चार, ठीक है। अब एक बार निकालो क्या हो सकता है, बी के बाद ए, बी के बाद सी, इधर कह रहा है बी के बाद सी और इधर कह रहा है बी के बाद ए, तो बी के बाद सी आ सकता है क्या? टेक्नोलॉजी जो ना बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत क्या करती है, अपना योगदान देती है, इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, इसीलिए ये टीचर की जिम्मेदारी है टू मेक द लर्नर्स अंडरस्टैंड दैट देयर एम इज टू मास्टर द लैंग्वेज नॉट द टेक्नोलॉजी। अरे लैंग्वेज की बात कहां से कर दी हमने? इसमें कहीं पर लैंग्वेज की बात की गई है? इसमें कहीं पर लैंग्वेज की बात की गई है? कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की गई है। इसमें सीधा क्या बोला है, इसीलिए यहां पर पहले बता रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो है ना उसमें बहुत योगदान देता है ये टेक्नोलॉजी, और यहां सीधा बोल रहा है टीचर की जिम्मेदारी है कि लोगों को केवल लैंग्वेज के बारे में ना पढ़ा, केवल टेक्नोलॉजी के बारे में ना पढ़ाकर लैंग्वेज के बारे में पढ़ाए। तो कहीं पर अभी ये लैंग्वेज वगैरह की तो बात हुई ना है भाई, तो बी के बाद सी तो आएगा नहीं, बी के बाद ए आएगा, तो बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद में डी और डी के बाद में आ जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया? हाँ कि ना? आगे बढ़ जाए। देखो ना, इसमें लैंग्वेज की बात हो रही थी और उसी लैंग्वेज की कंटिन्यूटी यहाँ पर द लैंग्वेज, पहले यहाँ पर लैंग्वेज फिर द लैंग्वेज, यानी कि डी के बाद सी, तो डी और सी का पेयर इसमें था, देखो डी और सी, इसीलिए ये आंसर था। ऐसे भी कर सकते थे, पेयर बनाना तो बता ही रखा है। बोलो हाँ कि ना? सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हो क्योंकि आप क्लास को अच्छे से लिए हो, आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओनली वोकेबलरी, हाँ यार मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्द, मैं यूट्यूब पे बहुत जल्द ना ओनली वोकेबलरी जो है ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कंप्लीट वोकेबलरी पढ़ाऊँगा, वोकेबलरी कंप्लीट पढ़ाऊँगा उसके अंदर में, मतलब कंप्लीट सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो आप, करो उसको जल्दी से। इसका आंसर आना चाहिए 5 तक गिनने से पहले। मैंने देख लिया क्या है क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 और 5। कैसे कैसे क्यों बोल रहा हूं? सो तो सीधा सो से नहीं शुरू करना है, नाउ, अब इंफॉर्मेशन एरा में सीधा नाउ से, यानी कि सीधा नाउ से। नाउ कब बोलते हैं? नाउ का मतलब अब, तो ये हम तभी बोलते हैं जब हम तब की बात करते हैं, जब तब होता है तभी अब होता है, हम सीधा कभी नाउ से शुरू नहीं करते। अगर मान के चलो मैं ये बोलना कि आज की दुनिया में, तो इन टूडेज वर्ल्ड या आजकल, नाउ अ डेज, सीधा नाउ से शुरू तभी करते हैं जब ये बोला जाता है कि भाई पहले की बात की गई हो, और अगर उसके साथ में अब की बात कर रहे हैं तो ही हम नाउ की बात करते हैं, तो बी वाला भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा सी। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं, देखो सी जो है ना करेक्ट इंट्रोडक्शन है। यू बैटल विद योर एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आप अपने दुश्मन से लड़ते हो अपने दुश्मन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसे नष्ट करके, ठीक है। विच विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी। डिपेंड करता है कि आपके दुश्मन की जो इकोनॉमी है उसकी फाउंडेशन क्या है। अगर वो कृषि पर निर्भर करता है तो उसकी कृषि खत्म कर दो, अगर वो इंडस्ट्री पर निर्भर करता है उसकी इंडस्ट्रीज खत्म कर दो। अलग अलग टाइम में आपको पता है इकोनॉमी की फाउंडेशन अलग अलग होती है। अब यहां पर देखिए, सो इन द एग्रेरियन एरा, तो इसीलिए जो एग्रेरियन एरा था यानी कि जो कृषि का समय था, यू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय बर्निंग हिज क्रॉप्स। आप क्या कर सकते हो, अपने दुश्मन की क्रॉप्स, फसलों को जला सकते हो, ठीक है। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा, लेकिन इंडस्ट्रियल एरा में एंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंट बॉम्बिंग ऑफ द फैक्ट्रीज दैट आर लोकेटेड इन सिटीज एंड मेन। भाई इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल एरा में क्या है, आप फैक्ट्रीज में बॉम्ब लगा दो दुश्मन की फैक्ट्रीज में। और ना और आज के समय में, ये दोनों बात कर दी हमने पहले के समय की, एक हमने बात की कृषि के समय की, कृषि के बाद इंडस्ट्रियल एरा आया, उसके बाद आज के समय की। तो मैंने क्या बोला, नाउ तभी आता है जब एक पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बात करता है और फिर कंपेयर करने के बोलता है और आज, तो आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया था और लास्ट में आपको पता है नाउ वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो ये पास्ट वाला पार्ट है, ये पास्ट वाला पार्ट है, ये आज वाला पार्ट है, तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो वैसे भी आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था 5 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इनवॉल्व्स मेकिंग हैविंग वोलेटिव करेज। ऑप्शन क्या है भाई? चलो आसान है, इसका आंसर आना चाहिए 15-20 तक गिनने से पहले। 1 2
3 4 5, मेरे पास क्लॉक नहीं है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो देखो आगे हो गया। सीधा ए से शुरू करना है क्या? नहीं, क्या लिखा? इट इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें शामिल है। तो किसमें शामिल है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समथिंग डिफिकल्ट डिसीजन। इसमें शामिल है कि भैया आप कुछ डिफिकल्ट डिसीजन बनाओ। तो ए से शुरू नहीं करना है। बी को देख लो एक बार। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स, मतलब करेज की जो क्वालिटी है उसके होने का क्या मतलब होता है कि वन इज विलिंग टू टेक रिस्क, कि आप रिस्क ले सको फॉर अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। तो हो सकता है ये स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताया गया कि भैया करेज होने का क्या मतलब है। अब आगे देखिए, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। लीडरशिप का मतलब होता है ऐसी योग्यता जिसकी वजह से आप दूसरों को क्या कर सको? इन्फ्लुएंस कर सको और गाइड कर सको। तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन तो ये मिल रहा है मुझे, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन ये मिल रहा है। इसको पढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। और एक अच्छे लीडर की बहुत सारी क्वालिटीज, उनमें से क्वालिटी क्या है? करेज। अब इसी करेज को आगे डिफाइन किया है, देखो करेज। देखो पहले बोला कि किसी भी लीडर की बहुत सारी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी होती है करेज, और हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज, और यही वाली क्वालिटी अब इसी को यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई करेज का क्या मतलब है। नहीं समझे? यहां पर बोला कि करेज होना चाहिए और यहां पर बोल रहा है कि करेज का क्या मतलब है। तो मुझे पेयर मिल गया डी और बी का। तो डी और बी का पेयर किसमें है? इसमें डी और बी साथ में नहीं है, इसमें भी डी और बी साथ में नहीं है, उल्टा दे रखा है। इसमें डी और बी साथ में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, आंसर मेरा आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद डी और बी का पेयर मैंने बना लिया। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। हो गया, आंसर आ गया? बोलो हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन, और पैराजंबल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? क्लोज टेस्ट, जो कि और बच्चों का सिरदर्द है। तो क्लोज टेस्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे, और क्लोज टेस्ट की क्लास में ट्रस्ट में मजा आने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आइए। द अदर एस्पेक्ट टचेज द अदर एस्पेक्ट। तो ए से शुरू तो नहीं होगा, वैसे ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, बी सी और डी दे रखा है। देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं, दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं, और यहां पर उन्हीं में से देखो क्या लिखा है? द अदर एस्पेक्ट, यानी कि दूसरा एस्पेक्ट। तो मतलब पहला एस्पेक्ट होगा। देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन एंड इट्स प्रैक्टिस ओवर द वर्ल्ड। दीज इश्यूज, ये इश्यूज, तो कौन से इश्यूज? ये शुरू में नहीं आ सकता क्योंकि दीज आ रहा है, मतलब क्या है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। अगर लिखा है दीज इश्यूज, मतलब इससे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर इश्यूज की बात की गई होगी। तो इसके अंदर तो इश्यूज की बात की गई है नहीं, इसके अंदर नहीं। इसके अंदर देखते हैं, वन ऑफ दीज इज द एथिक्स ऑफ मेडिकल practitioners in their day-to-day relationships with their patients and with one another. The other aspect, देखो one of these, देखो क्या, ध्यान से समझो, दो मेजर एस्पेक्ट है, इनमें से एक, वन ऑफ दीज मतलब किनमें से? इन्हीं दोनों में से एक ये है, और दूसरा, तो और दूसरा तभी बोलते हैं जब पहले की बात करते हैं। तो पहला ये है, दूसरा ये है, यानी कि बी के बाद में आ जाएगा डी, डी के बाद में आ जाएगा ए, और ए के बाद में आ जाएगा बी, ए के बाद में आ जाएगा सी। खत्म, खत्म, कुछ नहीं करना। बी डी ए सी, ये रहा बी डी ए सी, खत्म। दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनमें से पहला, वन ऑफ दीज, उनमें से एक क्या है? ये है, एंड द अदर एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट ये है। तो पहला ये और दूसरा ये, अदर का मतलब दूसरा होता है, यानी कि बी के बाद में डी, डी के बाद में ए, तो बी डी ए सी मुझे एग्जैक्ट मिल गया यहाँ पर। तो आंसर मेरा आ गया बी डी ए सी। क्या आंसर आ गया मेरा? बी डी ए सी, बी डी ए सी। ठीक है, क्लास नोट्स, ये जो जितनी भी क्लासेस हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय रोशन सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जैसे लास्ट क्लास में आपने बहुत प्यार दिखाया था, सपोर्ट दिखाया था, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो पे जाके आपने अपना जो फीडबैक है वो कमेंट किया था, तो इसके बाद भी आप अपना जो फीडबैक है कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरी तरफ से पैराजंबल खत्म है। तो अब फीडबैक देना आपका ज़रूरी है कि आपको पैराजंबल की क्लास कैसी लगी, है ना, अब बहुत ज़रूरी है। तो आप जाना, अभी क्लास ओवर होगी, वीडियो पे जाना, कमेंट कर देना वहाँ पे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है,